तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया लिंजुई वाइन गार्ड से मिलने के लिए जाता है और जाकर उसका नाम पुकारता है कि उसका नाम बलाड है। सुनने के बाद वो काफी गुस्सा आती है। उसके बाद माया लिंजुई से उसके सीक्रेट्स बारे में बताता है कि तुम्हारे पास दो वाइन्स हैं, ड्रंकनेस है और दूसरी का नाम 33 हीवंस है। ड्रंकनेस को 33 हीवंस के अंदर ऐड नहीं कर सकती जब तक तुम एम्परर लेवल तक नहीं पहुंच सकती। बात सुनने के बाद वाइन गॉडेस भी काफी हैरान होती है और उसे कहती है तुम कौन हो, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है, तुम्हें 33 हीवंस और साथ में ड्रंकनेस के बारे में कैसे पता है। लिंजुई से अपना नाम बताता है। वो उसे कहता है मेरा नाम लिंजुई है और मैं यहाँ पर नॉर्दर्न बॉर्डर से यहाँ पर आया हूँ। मैंने इन वाइन्स का नाम इसलिए सुना हुआ है क्योंकि मैंने इन वाइन्स को उन बॉर्डर्स के ऊपर बिकते हुए देखा है। मैंने इन वाइन्स को काफी बार चेक किया है। तो वाइन गार्डन से कहती है मुझे नॉर्दर्न राम के बारे में पता है। मैंने सुना है कि नॉर्दर्न राम में काफी कुछ अजीब हुआ है। वहाँ पर एक नया एम्परर आया है। वहाँ पर 7 डीमन कार्मा एम्परर था, उसको मार दिया गया और उसके बाद अब नया एम्परर है कि तुम नए एम्परर की वजह से डर कर भागकर यहाँ पर चले आए हो। लिंजुई से कहता है मैं यहाँ पर डर कर भागकर नहीं आया बल्कि मैं यहाँ पर तो 9 सर वाले बुद्धा एम्परर को मिलने के लिए आया हूँ। उसे कहती है तुम यहाँ पर 9 बुद्धा एम्परर से मिलने के लिए आए हो, तुम्हारा उसके साथ क्या काम है। वो उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि बुद्धा एम्परर कोई ऐसा नहीं है कि जिससे जब चाहे मिला जा सकता है, बल्कि वो एक खास आदमी है, उससे कोई भी ऐसे नहीं मिल सकता। फिर साथ ही वाइन गार्डेस लिंजुई से कहती है तुम्हारी तो इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है, यानी कि तुमने इतनी जिंदगी नहीं गुजारी और तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता है। तुम्हें बुद्धा एम्परर के बारे में पता है, तुम्हें हार्ड कॉल्ट्रॉन के बारे में पता है, वेंजिंग स्वर्ड के बारे में पता है, ऊपर से तुमने इन दोनों चीजों को अपने पास रख लिया है। इसका मतलब ये है कि तुमने ज़ाओ और उसके साथ साथ जियान क्लैन दोनों को यहाँ पर ऑफेंड किया है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि तुम्हारा मूनविंड क्लैन यहाँ पर इन दोनों क्लैंस को ऑफेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी यहाँ पर इनको ऑफेंड नहीं कर सकता। जाओ क्लैन और इसके साथ साथ जिया क्लैन ये दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद व्हाइट गार्डेस गुस्सा आ जाती है। वो अपने हाथ को सामने करते हुए एनर्जी को रिलीज करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमें कमजोर कहने की। एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करती है। तुम्हारा लिंजुई अपने पास से कॉल्ड्रॉन निकालता है और कहता है मैंने यहाँ पर उन दोनों सेक्टर्स को ऑफेंड करने की कोशिश किया, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें भी ऑफेंड कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतने स्किल्स नहीं है कि मैं तुम्हें ऑफेंड ना कर सकूं। साथ ही अपनी कॉल्ड्रॉन को सामने की तरफ करते हुए उसकी सारी एनर्जी को कॉल्ड्रॉन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो उसे कहता है मुझे इन 8 क्लैंस के बारे में पता है, ये सारे के सारे 8 क्लैंस ये सारे डार्कनेस से इमर्ज हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस फाउंडेशन की मदद से, तुम अपने मूनविंड क्लैन की मदद से यहाँ पर इन सारे 8 क्लैंस के ऊपर राज कर सकती हो, इन सभी को संभाल सकती हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वाइन गार्डेस यानी कि बालाड वो भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है मुझे ये नहीं पता था कि सेक्रेट हार्ट कॉल्ड्रॉन को इस तरह भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पर यूज कैसे हो रहा है। मैंने इसको काफी अर्से तक स्टडी किया है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है। लिंजुई से कहता है यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है, अगर तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकती तो इसका मतलब यह है कि मैं भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर इसे कहता है जैसे कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साउदर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है मैं सभी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं 8 क्लैंस को तुम्हारे नीचे लेकर आ सकता हूँ। वाइन गार्डेस से कहती है तुम नॉर्दर्न राम से यहाँ पर आए हो, तुम बिल्कुल नए हो, तुम यहाँ पर साउदर्न राम में उसके ऊपर जो कुछ भी चल रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करने वाले हो। तुम यहाँ पर बुद्धा एम्परर के बारे में मुझसे पूछ रहे हो कि वो कहाँ पर है। तुम यहाँ पर 8 क्लैंस को एक साथ मिलाने की कोशिश करने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में ये सब कुछ कर सकते हो? तुम्हारा लिंजुई से कहता है तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, मेरी स्ट्रेंथ ही मेरा कॉन्फिडेंस है। अब इतना ही नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ब्लैक रैंकिंग से जो एम्बेसडरी यहाँ पर आई हुई है वो भी यहाँ पर एम्परर को ही ढूंढ रही है, वो बुद्धा एम्परर को ढूंढ रही है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि बुद्धा एम्परर काफी बुरी तरह से जख्मी है, जिसकी वजह से वो सभी के सामने नहीं आ सकता। वो अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करने के लिए इस वक्त छुपा हुआ है। वाइन गार्डेस लिंजुई की बात सुनने के बाद गुस्से के साथ उसे कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि साउदर्न राम में बुद्धा एम्परर कितना ज्यादा पावरफुल है। बुद्धा एम्परर से कोई भी यहाँ पर जीत नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो हर एक चीज को कंट्रोल करता है कि पूरी साउदर्न राम का वो एम्परर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी उसके खिलाफ इस तरह की बात करने की? तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ? साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है इसे कैसे पता चला कि बुद्धा एम्परर जख्मी है। लिंजुई से कहता बस भी करो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में नहीं पता? बुद्धा एम्परर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। अगर बुद्धा एम्परर यहाँ पर फुल पावर में होता। लिंजुई से कहता है अगर तुम्हारी बात सच होती कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ, बुद्धा एम्परर जख्मी नहीं है, बुद्धा एम्परर अपने प्राइम में होता तो मैं तुम्हारे सामने इस तरह बात भी नहीं कर सकता, तुमने अभी तक मुझे मार दिया होता। लिंजुई से कहता है मुझे एक और बात पता है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े क्लैंस हैं वो सारे के सारे तुम्हारे मूनविंड क्लैन को एक बहुत बड़ा कांटा समझते हैं, उनके रास्ते का वजह से वो इस कांटे को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। क्या ये बात वाकई में सच नहीं है? मुझे ये भी पता है कि वो सभी लोग तुम्हें अपने रास्ते का कांटा क्यों समझते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम्हारे मूनविंड क्लैन का जो बड़ा सा दरख्त है, इस दरख्त की दूसरी तरफ क्या है? ट्री के दूसरी तरफ हॉल ऑफ 10,000 बुद्धास है। उस हॉल ऑफ 10,000 बुद्धास को एम्परर ने तकरीबन 150 साल पहले बनाया था। ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान होती है। वाइन गार्ड उससे कहती है तुम्हें वाकई में सब कुछ पता है, तुम तो एक बहुत बड़े जीनियस हो। लिंजुई से कहता है जबकि बुद्धा एम्परर जख्मी है तो हम लोग यहाँ पर आपस में एक डील कर सकते हैं। तो वाइन गार्ड उससे कहते हैं तो मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे साथ क्या डील करनी है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है यहाँ पर बाकी के सारे सेक्टर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो सारे के सारे सेक्टर्स तुम्हारे सेक्टर को रिगार्ड करेंगे। बदले में मुझे तुमसे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस 33 हीवंस का एक ग्लास चाहिए और इसके साथ साथ 10,000 बुद्धा हॉल के अंदर जाना है, तुम्हें वहाँ पर मुझे पहुँचाना होगा। वाइन गार्ड लिंजुई से कहती है हालांकि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा करूंगी? मैं तुम्हारे पर भरोसा क्यों करूंगी
जबकि तुम्हारे ओरिजिन्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लिंजी से कहता है अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर पहले काम करूंगा और उसके बाद डील को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर याओ क्लैन और उसके साथ साथ चान क्लैन उन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तुम्हें यहाँ पर मेरे पर यकीन हो सके कि मैं वाकई में अच्छा इंसान हूँ, तुम्हारे साथ डील को पूरा करूंगा। वाइन गार्डिस वहाँ से जल्दी से ड्रंकनेस वाइन को उठाती है और ग्लास में डालकर उसे कहती है अब जबकि तुम यहाँ पर ये बात कह रहे हो कि हमें आपस में डील कर लेनी चाहिए तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर डील कर लेते हैं। साथ ही वो वाइन को हमारे लिंजी को देते हुए कहती है तो यहाँ पर हमारी दोस्ती के नाम, हमारी डील के नाम चलो इसको पियो, यहाँ पर इस वाइन को पियो ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं वाकई में तुम्हारे साथ इस डील को पक्का कर रही हूँ। लिंजी उस पॉट को उठाता है और जल्दी से उसको पी जाता है। उसको पीने के बाद वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है लिंजी उसे कहता है तो मैं इस डील के पहले हिस्से को पूरा करने के लिए जाने वाला हूँ। मैं जाकर जियान क्लैन और साथ में याओ क्लैन उन दोनों के मसले को हल करूंगा ताकि तुम्हें इस बारे में पता चल सके कि हमारी डील वाकई में सच्ची है। साथ ही मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे इस काम को पूरा करने के बाद तुम इस बात को याद रखना कि हम दोनों ने आपस में डील की है। गार्ड उससे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं इस बात को याद रखूंगी। लिंजी वहाँ से बाहर आता है तो उसके दोस्त वहाँ पर बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लिंजी अपने हाथ में एक फ्लावर लेकर वहाँ पर पहुँचता है। लिंजी इस फ्लावर को लेकर जब वहाँ पर पहुँचता है तो गार्ड उसके हाथ में फ्लावर को देखकर कहती है मिस्टर लिंजी क्या है ये, आप कौन सा फ्लावर लेकर आए? तुम्हारे लिंजी उसे कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर गार्डन में घूम रहा था, वहाँ से वापसी पे आते हुए मुझे फूल काफी ज्यादा प्यारा लगा, इस फ्लावर को उठा लिया। क्या मैं इस फ्लावर को थोड़ी देर के लिए बारो काट सकता हूँ? लिंजी इस फ्लावर को अपने हाथ में पकड़ता है, दूसरे हाथ में अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और उस फायर को उस फ्लावर के ऊपर लगाता है। उस फायर के साथ वहाँ पर उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता है। वो सारी गॉडेसेस वहाँ पर उसके सामने खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। वो कहती है ये लड़का यहाँ पर इस फ्लावर और उस फायर के साथ क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर अल्केमी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है? तब बिंग माई लिंजी से कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम यहाँ पर एक कॉल्ड्रॉन को यूज नहीं करोगे तो फिर ये फायर तुम्हें यहाँ पर हर्ट भी कर सकती है, तुम मेडिसिन बनाने की बजाय अपने हाथ जला लोगे। यानजी उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मिस जिया बिंग, अपने सेंट को पहले भी ये सब कुछ करते हुए देखा है, ये सब कुछ उसके लिए बहुत आसान है, वो बड़ी जल्दी इस बिल को बना लेगा। मास्टर लॉन्गलिन कहते हैं हमारा सेंट किंग जब भी इस तरह का कोई कारनामा करता है तो सभी लोगों की जान उनकी हलक में अटक आती है, लेकिन हर बार ये ऐसा जरूर करता है। मास्टर ल्यू कहते हैं हाँ हमारा सेंट किंग वाकई में बहुत सा महान है। तुम्हारा लिंजी थोड़ी देर में एक पिल को बना लेता है। माल लिंजी इस पिल को बनाने के बाद से अपने हाथ में पकड़ता और कहता है तुम में से कोई पहचान सकता है कि ये पिल कौन सी है? वो सभी लोग कहते हैं क्या ये वाकई में एक पिल है, लेकिन इसके अंदर से कोई भी पिल की सेंट क्यों नहीं आ रही? वैसे एक गार्डिस कहती है मैंने सुना था कि जब हम लोग एक एलिक्सर को कंप्लीट करते हैं, एक पिल को बना लेते हैं, तो उस पिल के कंप्लीट बनने के बाद उसके अंदर से खुशबू आती है, लेकिन इस पिल के अंदर से तो कोई भी खुशबू नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि ये पिल इनकम्प्लीट है, ये पिल बनी नहीं है। जिया बिंग आगे बढ़ती है, मैं लिंजी से कहती है योर एक्सीलेंसी क्या मैं इसको चेक करके देख सकती हूँ, क्या मैं इस पिल को देख सकती हूँ? मैं लिंजी से कहता हाँ क्यों नहीं, चलो आकर चेक करो। पिल को अपने हाथ में पकड़ती है और उसको चेक करने के बाद बिल्कुल खामोश रहती है, फिर साथ ही उस पिल को हमारे लिंजी को वापस कर देती है। लिंजी उस पिल को पकड़ता है और उस पिल को खा जाता है। लिन ने यहाँ पर इस पिल को बनाया है और इसको खाया है इसलिए क्योंकि ये एंटीडोट होता है, क्योंकि हमारे लिन ने वहाँ पर ड्रंकनेस वाइन को पिया था। ड्रंकनेस वाइन को पीने के बाद लिंजी को होश में रहने के लिए यहाँ पर उसके एंटीडोट की जरूरत थी। टेस्ट कार्ड जिया बिंग से कहती है मिस जिया बिंग तुम्हें पिल्स के बारे में काफी कुछ पता है, तुम्हारे याओ क्लैन में भी काफी सारे लोग हैं जो पिल्स बनाते हैं, तुमने क्योंकि इस पिल को चेक किया है तो क्या तुम बता सकते हो क्या ये पिल वाकई में एक सक्सेसफुल पिल थी या फिर एक फेलियर थी? गार्डिस उसे कहती है हाँ मुझे भी इस बारे में जानना है कि इस पिल के अंदर से सेंट क्यों नहीं आ रहे थे। जिया बिंग उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं इस पिल के बारे में कुछ बता सकती हूँ कि इस पिल के अंदर से खुशबू क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि ये पिल बहुत ज्यादा प्योर थी। मुझे लगता है कि हमारी फैमिली के ग्रैंडपा इस बारे में बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा को ही पता होगा कि इस पिल की राज क्या है। टेस्ट गार्डिस से कहती है मिस जिया कहीं तुम हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हारे याओ फैमिली जो ग्रैंडपा है वो तो मेडिसिन के बहुत बड़े महान देवता है, पूरे साउथर्न राम में उन जैसा मेडिसिन का एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। वो जो पिल्स बनाती है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। तुम्हारे ग्रैंडपा इस पिल को क्यों देखना चाहेंगे? एक ऐसी पिल जो कि फेलियर है, जिसके अंदर से तो पिल की खुशबू भी नहीं आ रही, तो फिर वो इस पिल को क्यों देखेंगे? जिया बिंग उनसे कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ कि इस पिल के अंदर से खुशबू क्यों नहीं आ रही। वो उनसे कहती है यहाँ पर प्रिंस ने जो पिल बनाई है उस पिल के अंदर से खुशबू इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसकी जितनी भी पावर्स है वो सारी की सारी पिल के अंदर है, अंदर से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो पिल बनाई है वो बहुत ज्यादा प्योर है, ये एक अल्टीमेट एलिक्सर है। जो हम लोग पिल बनाते हैं जिसके अंदर से खुशबू निकलती है, इसका मतलब यह है कि उसका काफी सारा एसेंस जाया हो जाता है। उन्होंने जो पिल बनाई है उसके अंदर से खुशबू नहीं निकल रही, इसका मतलब यह है कि इसका सारे का सारा एसेंस इस पिल के अंदर ही है। यहाँ पर इन्होंने जो पिल बनाई है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। बात सुनने के बाद वो सारी की सारी गॉडेसेस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये जीथर भी बजा सकता है, ये पेंटिंग में जा सकता है, ये चेस खेल सकता है, वाइन भी पी सकता है, ये बंदा है कौन? अब ये यहाँ पर पिल्स भी बना सकता है, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लिंजी सभी गॉडेसेस से कहता है तो ठीक है फिर गॉडेसेस हम सभी को यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमें बहुत सारे जरूरी काम करने के लिए जाना है। लिंजी अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है, जबकि वो चारों गॉडेसेस अपनी वाइन गार्डिस सिस्टर के पास जाती है। तो वाइन गार्डिस उन सभी लोगों से कहती है कि बताओ कि उस लड़के के जाने से पहले उसने कुछ अजीब किया होगा, वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। वो लड़कियां कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वाइन गार्डिस उनसे कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जाने से पहले उसे ड्रंकनेस वाइन का एक पॉट पिलाया था, इसका मतलब यह है कि उसकी ब्लड लाइन अभी तक रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होगी, तक उसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पेन होना चाहिए था जितना उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया होगा। लेकिन तुम लोगों ने कहा कि उसकी बॉडी में कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था, कैसे हो सकता है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। वो सभी लड़कियां उसे कहती है क्या वाकई में सिस्टर तुमने इसने ड्रंकनेस वाइन पिलाई थी? वो उसे कहती है जाने से पहले उसने वहाँ पर एक पिल बनाई थी, वो भी कलरलेस
फ्लावर के साथ। उसने उस पिल को खा लिया था। लगता है कि उसने उस पिल को इसलिए बनाया था ताकि वो एक एंटीडोट के तौर पर काम कर सके। वाइन गॉडेस भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है लेकिन उस लड़के को इस एंटीडोट के बारे में कैसे पता चला कि मेरी ड्रंकनेस वाइन का ये एंटीडोट है। वो लड़का तो वाकई में बहुत सा हैरान करने वाला है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है। तो बुक वाली गॉडेस वाइन गॉडेस से कहती है सिस्टर क्या मैं अपने कुछ लोगों को उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दूं? अगर उसने तुम्हारे ड्रंकनेस वाइन की जो एंटीडोट है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सभी लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं जो कि हमारे मूनविंड क्लैन से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो वाइन गॉडेस से कहती है नहीं तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो लड़का ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और वो खुद चल के मेरे पास आएगा। उसने मेरे साथ एक डील की है। एक सीन में जाओ क्लैन का दिखाया जाता है। जाओ क्लैन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जाओ फैमिली में जाओ बिंग के फादर होते हैं और उसके साथ उसके बड़े भाई भी होते हैं। वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं। जाओ बिंग लिनजुई को अपने साथ लेकर अपनी फैमिली में वापस आती है तो उसके फादर उसे कहते हैं बेटी मैंने सुना है कि तुमने वहाँ पर उस कंपटीशन को जीत लिया। कंपटीशन को जीतने पर न सिर्फ तुम्हें वहाँ पर सेक्रेड और कॉल्ड्रॉन मिला, इसके साथ साथ तुम्हें वह ग्रीन परफाउंड स्वर्ड भी मिली है। अपने फादर से कहती है ये सब कुछ यंग मास्टर लिन की वजह से हो पाया है। यंग मास्टर लिनजुई और उनके साथ उनकी जो टीम है उन सभी लोगों की वजह से मैंने यहाँ पर जो दोनों चीजें जीती हैं। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं बकवास बंद करो, मुझे जल्दी से बताओ कि वो सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन कहाँ पर है, मेरे हवाले करो। जुंजी अपने पास से सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को निकालता और उसे कहता है क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो? जुंजी से कहता है तुम्हारा सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन ये रहा, तुम इसको ले लो और हम यहाँ से जा रहे हैं। लिनजुई मैं अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। जिया बिंग के जो अंकल होते हैं वो कहते हैं जिया बिंग तुमने तो वाकई में इस बार बहुत ही अच्छा काम किया, तो जो तुमने यहाँ पर दो इनामात को जीता है हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही वो से कहते हैं अच्छा ठीक है अब जल्दी से ये सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन मेरे हवाले करो क्योंकि ये तुम मेरे लिए तो जीत कर लाई हो। बिंग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब कहती है अब क्या होगा, मैं सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को यहाँ पर जीत कर लेकर आई हूँ अपने ग्रैंडपा के लिए, लेकिन ये लोग मुझसे सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन को छीनना चाहते हैं। मेरी वजह से यहाँ पर मास्टर लिन भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जिया बिंग लिनजुई से कहती है मास्टर लिन अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो वो सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन उसको दे देता है और उसके साथ उसे बाय बोलकर वहाँ से चल पड़ता है। लिनजुई से कहता है अच्छा ठीक है फिर हम लोग जा रहे हैं। तुम्हारा लिनजुई वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है तब बिंग के अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम कहाँ पर जा रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर रुक जाओ। तो जिया बिंग भागती हुई आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है अंकल आपका इनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, उनका काम पूरा हो चुका है, इन लोगों का काम वहाँ पर कंपटीशन को जीतना था, इन्होंने कंपटीशन को जीत दिया। उसके अंकल चिल्लाकर कहते हैं मेरे रास्ते से साइड के ऊपर हटो, मुझे यहाँ पर इनके पास से वो ग्रीन जानवर स्वर्ड भी चाहिए, ये वो तलवार को लेकर नहीं जा सकते। बिंग उनसे कहती है लेकिन अंकल हमारे बीच में एक डील हुई थी कि ये लोग कंपटीशन को जीतेंगे सेक्रेड और कॉल्ड्रॉन मुझे मिलेगा जबकि वो तलवार इनको मिलेगी। इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पर उस तलवार को जीता है, यही लोग उस तलवार को लेकर जाएंगे। अंकल उसे कहते हैं जिया बिंग ये तुम किस तरह की बकवास खा रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बात कर सकती हो? इस वक्त मैं तुम्हारी फैमिली का पैट्रियार्च हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि उस वक्त तुम जाओ क्लैन को रिप्रेजेंट कर रही थी उस कंपटीशन में? अगर ये लोग यहाँ पर जाओ क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा ले रहे तो इसका मतलब इन्होंने जो भी नाम जीते हैं वो सारे जाओ क्लैन के पास आएंगे। जिया बिंग उसे कहती है लेकिन मैं यहाँ पर आपको तलवार नहीं लेने दे सकती। इसके साथ ही अंकल चिल्लाकर अपने छोटे भाई से कहते हैं ब्रदर क्या यही वो बेटी है जो जिसको तुमने पैदा किया था? ये तो बिल्कुल बेकार निकली, ये तुम्हारे बड़े भाई की बात नहीं सुन रही, क्या तुम यहाँ पर इसको थोड़ा सबक नहीं सिखाओगे? फादर भी आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं जिया बिंग अपने अंकल की बात मानो, चलो जल्दी से वो जानवर स्वर्ड मेरे हवाले करो, इन लोगों से ये तलवार मुझे वापस लेकर दो। अपने फादर से कहती है नहीं फादर मैं इस बात को नहीं मानूंगी, मैं वो तलवार आपको नहीं दूंगी। तो फादर आगे बढ़ते हैं और उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ मुझे तलवार दोगी या नहीं दोगी? जिया बिंग उनसे कहते हैं नहीं फादर मैं वो तलवार आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती, वो प्रिंस लिन की और उन्हीं के पास ही रहेगी। इस बात से उसके फादर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो फिर से अपने हाथ को उठाते हैं ताकि वो इस बार उसे एक और भी जोर से थप्पड़ मार सके, लेकिन उसी वक्त हमारा लिनजुई वहाँ पर पहुंच जाता है। वो उसके फादर का हाथ पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है तुम इसे और ज्यादा मार नहीं सकते। या बिंग के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे रोकने की? लिनजुई से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता? इसी के साथ ही हमारा लिनजुई उसके हाथ से पकड़कर उसको ऊपर की तरफ उछाल देता है जिससे वो उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं, ग्राउंड के ऊपर काफी जोर से पटकते हैं। ये देखकर तो अंकल काफी हैरान होते हैं और कहते हैं लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई के ऊपर अटैक करने की? आज इनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। वो अपने साथियों से कह रहे चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इन सभी को मार डालो। जिया बिंग अभी भी हमारे लिनजुई के सामने खड़ी होती है। वो सभी लोगों से कहती है कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा कि वो सभी लोग कहते हैं जिया बिंग एक गद्दार है, हम इस गद्दार का बहुत ही बुरा अंजाम करेंगे, आज इस गद्दार को भी इन सभी लोगों के साथ सजा मिलेगी। कि हमारा लिनजुई यहाँ पर मौके से फायदा उठाते हुए उस लड़की से कहता है जिया बिंग अगर तुम यहाँ पर रुकते हो तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी, ये तुम्हें कैद खाने में डाल देंगे यहाँ पर तुम्हें मार डालेंगे। मैं कहूँगा मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ तो फिर क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिया बिंग उसे कहती है जी मास्टर मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। वो हमारे लिनजुई के साथ जाने को राजी हो जाती है। उसी वक्त उसके अंकल अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक तलवार बना लेते हैं और उसे कहते हैं आज मैंने कहा ना कि तुम में से कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता, तुम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हो। तो लॉन्गलिन और एल्डर ल्यू हमारे लिनजुई से कहते हैं मास्टर हमें बताओ कि क्या करना है, क्या हम लोग इन सभी को मार डालें? लिनजुई उन दोनों से कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इनके खिलाफ वेपन्स को यूज करने की जरूरत है, इन लोगों को तो वैसे ही मार
मारा जा सकता है। वो अपने पास से अपने कॉल्ड्रॉन को ऊपर हवा में उड़ाता है, उसका कॉल्ड्रॉन साइज में बड़ा हो जाता है। कल भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन इसकी कॉल को कैसे सुन रहा है, ये तो इसको एक्टिवेट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉल्ड्रॉन ने अपना मास्टर मान लिया है। लिंची अपने कॉल्ड्रॉन को ऊपर हवा में ले जाता है और उसके अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है। ये देखकर अंकल और फादर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का इस कॉल्ड्रॉन के साथ क्या करने वाला है। अब उस कॉल्ड्रॉन के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है तो हमारा लिंची उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। तो उसे कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी फैमिली का एक फैमिली ट्रेजर है, तुम इसको डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये हमारे ग्रैंडपा की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तो तुम चाहते हो कि तुम्हें ये कॉल्ड्रॉन वापस चाहिए तो चुपचाप वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ, वरना मैं इस कॉल्ड्रॉन को सिर्फ एक ही झटके में तोड़ सकता हूँ, मैं इस कॉल्ड्रॉन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारा जुंजी इस कॉल्ड्रॉन को लेकर वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है। अंकल और फादर वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि यार इस लड़के ने सब कुछ कैसे किया। फादर कहते हैं मुझे लगता है कि इस कॉल्ड्रॉन ने इस लड़के को अपना मास्टर मान लिया है, इसी वजह से वो उसके इशारों के ऊपर हरकत कर रहा था। हमारा लिंजी वहाँ से जिया बिंग को भी लेकर आ गया और साथ में सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन और जानवू स्वर्ड, वो तीनों चीजें इसके पास हैं। अब ये लोग वहाँ से वापस आते हैं तो जिया बिंग हमारे लिंजी से कहती है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना कि हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी कि जानवू स्वर्ड तुम्हें मिलेगी और वो सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन मुझे मिलेगा, मेरी वजह से वहाँ पर तुम्हें इतना कुछ फेस करना पड़ा। तो हमारा लिंजी से कहता है तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत है। सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन भी मेरे पास है, जानवू स्वर्ड भी मेरे पास है, वो दोनों चीजें मेरे पास है, तो मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं खोया, सब कुछ तो मेरे प्लान में पहले से शामिल था। लिंजी से कहता है तुम्हारा जाओ फैमिली, ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं, अभी बड़ी प्रॉब्लम आना बाकी है, अभी यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जियान क्लैन का एक लड़का वहाँ पर आता है और उनसे कहता है मेरा नाम स्वर्ड मिरर है और मैं यहाँ पर आप लोगों को जियान क्लैन की तरफ से इनवाइट करने के लिए आया हूँ। तो वो हमारे लिंजी से कहता है मिस लिंजी, मिस जिया और इसके साथ साथ बाकी के सभी लोग, आप सभी लोगों को जियान क्लैन में वेलकम किया जाता है, मैं आप सभी को अपने साथ लेने के लिए आया ताकि आप सभी लोग मेरे साथ आए। लिंजी से पूछता है मुझे ये बताओ कि इन्विटेशन किसने यहाँ पर भेजा है। तो वो कहता है हमारे ग्रेट स्वर्ड मैन ने, कि हमारी फैमिली के पैट्रियार्च ने भेजा है। तो हमारा जुंजी से कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का इतनी जल्दी कैसे मान गया, हम लोग तो यहाँ पर एक जाल बिछाकर बैठे हुए हैं, इसे अपनी फैमिली में लाकर इसके पास से जानवू स्वर्ड को छीन लेंगे। तो स्वर्ड मिरर उससे कहता है अच्छा ठीक है फिर हमारे साथ आओ। सभी लोग वहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। मैं हमारे लिंजी से पूछती है ये लोग यहाँ पर अपने पैट्रियार्च के बारे में बता रहे हैं, ग्रेट स्वर्ड मैन, उसका क्या मतलब है। लिंजी उन्हें यहाँ पर जियान क्लैन की स्टोरी बताता है। वो उसे कहता है यहाँ पर जिस स्वर्ड मैन की बात हो रही है वो ग्रेट स्वर्ड मैन है, यानी कि उनका पैट्रियार्च था, उसके 2 बेटे थे, दोनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। तो उसके दोनों बेटों में से एक बेटे की तो मौत हो गई, वो मर गया, और उसके बाद अब उसका दूसरा बेटा है वो फिलहाल के लिए उनका पैट्रियार्च बना हुआ है। सभी लोग चलते हुए बे के पास पहुंचते हैं जहाँ पर उनकी वारशिप खड़ी होती है और मिरर उनसे कहता है प्लीज सर यहाँ पर आ जाए, ये वारशिप आपके लिए है। तो हमारा लिंजी कहता है तो फिर ठीक है हम लोग चलते हैं। जबकि जियांची हमारे लिंजी से कहती है मास्टर क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जियान क्लैन वाले हमारे लिए कोई ट्रैप तैयार कर रहे हो। लिंजी से कहता है मुझे पता है कि ये ट्रैप ही है। कि जियान चैन भी वहीं पर खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं एक मेहमान के तौर पर, हम तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। लिंजी उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए डांस करते हुए कहता है तुम्हारे एक दोस्त की जान ली थी, जियान क्लैन के एक मेंबर की जान ली, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन तुम इस बात को भूलकर मेरे सामने इतनी प्यार के साथ बात कर रहे हो, जहाँ पर तुम्हारे फादर ने मुझे इन्विटेशन भी भेजा है। तुम काफी अच्छे से बात कर रहे हो, तुम बातों को काफी अच्छे से हैंडल करते हो, लगता है तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ग्रेट होने वाला है। तो जियान चैन उसे कहता है यंग मास्टर लिन, हम लोग यहाँ पर तुम्हें इसलिए इन्वाइट कर रहे हैं, मेरे फादर ने तुम्हें इसलिए इन्वाइट किया है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम जानवू स्वर्ड को हमारे साथ ट्रेड करो, तुम्हारे सामने ऑफर रखेंगे, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। लिंजी से कहता है मैंने इस स्वर्ड को एक कंपटीशन में जीता है, मैं इस स्वर्ड को किसी को वापस क्यों करूंगा, क्या मेरा दिमाग खराब है। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग मुझे अपने जियान क्लैन में बुलाने के बाद मेरी तलवार को मुझसे चोरी करने वाले हो। जियान चैन हमारे लिंजी से कहता है नहीं मास्टर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मास्टर लिन हम लोग आपको वहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं ताकि हम लोग वहाँ पर आपको ऑफर कर सकें। आपको पहले बताया कि मेरे फादर की यही ख्वाहिश है कि तलवार उनके पास वापस आए और इसके बदले में वो आपको कुछ भी देने को तैयार होंगे, भी आप वहाँ पर मांगेंगे। लिंजी से कहता है ये तो अच्छी बात है, चलो बेटे ठीक है वहाँ पर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि तुम्हारे फादर क्या ऑफर देते हैं। उनकी वारशिप वहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। ये लोग जियान क्लैन की तरफ निकल पड़ते हैं। मास्टर लियो और जिया बिंग दोनों इस डेक के ऊपर खड़े होते हैं। जिया बिंग कहती है मैंने सुना है कि इस वक्त जियान कीजुन वो जियान क्लैन का नया पैट्रियार्च है। मास्टर लियो से कहते हैं क्या इनके ग्रैंडफादर मर गए हैं, मैंने सुना है कि इनके ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो से कहती है हाँ वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उनके बड़े बेटे जिसका नाम जियान कीटियान था उसके मरने के बाद से वो सेक्युलेशन में चले गए, वो अकेले बैठ कर कल्टीवेट कर रहे हैं और पिछले कई सालों से वो वहाँ से बाहर नहीं आए, यानी कि पिछले 10 साल से वहाँ से बाहर नहीं आए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 10 साल पहले उसके बेटे की मौत की वजह से जब वो अकेले कल्टीवेशन करने के लिए चले गए, उनकी कल्टीवेशन वहीं पर ब्लॉक हो चुकी है और उनकी पावर पहले से बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। तो जियांची उन लोगों से कहती है तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडफादर वाकई में अपने बेटे की परवाह करते थे? अगर वो वाकई में अपने बेटे की परवाह करते होते, आंखों के सामने उनके बेटे की लाइन में जितने भी लोग थे उन सभी के मरते वक्त वो उन सभी को बचा सकते थे। अब उसे कहती तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जियान लिंगटियान के फादर ने उसकी जान ले ली, ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपने बेटे की जान कैसे लेगा? तो मास्टर लियू से कहते हैं बेवकूफ, ये लड़की तो जियान क्लैन की एक मेंबर है, तो इसे तो सबके बारे में पता होगा। अंची वहीं पर उदास हो जाती है और कहती है हाँ मैं जियान क्लैन की एक मेंबर हूँ। हमारा लिंजी उन लोगों को यहाँ पर आकर हमारे जियांची की
स्टोरी सुनाता है। वो कहता है इससे 13 साल पहले जियांची के फादर जिसका नाम जियान लिंगटियान था वो काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो गई, जिसकी वजह से वो बेकार हो गया। उसके बाद उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम जियान कीजुन था, कल्टीवेशन बिल्कुल ठीक थी और काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उसे नया पैट्रियार्च बना दिया गया। वो फैमिली में काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। जियान लिंगटियान को सभी लोग भूलते जा रहे थे, लेकिन उसी के बाद ही जियान लिंगटियान की जो बेटी थी उसने काफी पावरफुल टैलेंट्स को शो करवाया और वो जियान कीजुन के बेटे को टक्कर दे सकती थी और उसकी जगह के ऊपर गद्दी के ऊपर बैठ सकती थी। जियाबिंग उसे कहती है लेकिन मैंने तो कभी जियांग लिंगटियान के बारे में नहीं सुना कि उसकी एक बेटी भी थी। हमने इस बारे में क्यों नहीं सुना, हम लोग तो यहीं पर इसी जगह के हैं। और वाकई में उसकी कोई बेटी होती तो आज वो 15 या 16 साल की होती। जियान लिंजुई कहानी को सुनाना स्टार्ट करता है और उसे कहता है क्योंकि जियान लिंगटियान क्रिपल था और उसकी कल्टीवेशन उसके पास नहीं थी, इसी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर था, वो अपनी बेटी को बचा नहीं सकता था। उस वक्त जियान कीजुन का जो बेटा था जियान फी, वो इस जियान ची से 2 साल बड़ा था, फिर उसका टैलेंट इस लड़की से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, यानी कि उसका टैलेंट इस लड़की से बहुत ज्यादा कम था। इसी वजह से जियान कीजुन कभी भी किसी फीमेल को थ्रोन के ऊपर नहीं बैठने दे सकता था। वो नहीं चाहता था कि फ्यूचर में ये जाकर उनके लीडर बन जाए। इस वजह से उसने जियान लिंगटियान को मारने का फैसला किया और साथ ही वो इस बच्ची को भी मारना चाहता था। मौका देखते ही जियान लिंगटियान ने अपनी बेटी को वहाँ से दूर भेजने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी को वहाँ से दूर भेज दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जियान लिंगटियान उसकी पूरी की पूरी फैमिली और उसकी लिनिएज में जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया गया, उसकी पूरी फैमिली को खत्म किया जा सके। मैंग जुई इसकी बात सुनने के बाद कहती है कहीं ऐसा दुनिया की तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, जिस लड़की को दूर भेज दिया गया था, वो जियान लिंगटियान की बेटी, वो हमारी जियांची है। लिंजियन से कहता हाँ ये बात वाकई में सच है। इस बार मैं जहाँ पर जियान क्लैन के साथ बदला लेने के लिए आया हूँ अपनी जियांची के लिए, और जियांची को यहाँ पर उसकी पोजीशन दिलाकर रहेंगे। वैसे भी मैंने वाइन फेरी बेलार्ड के साथ पहले से एक डील कर रखी है और उस डील का ताल्लुक भी इसी सब के साथ है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैंग जुई और जियाबिंग से कहता है जियाबिंग मैंग जुई क्या तुम जियांची को अपने साथ लेकर नीचे लेकर जा सकती हो। वो उनसे कहता है कि तुम लोग डेक के नीचे चले जाओ। वो उनसे कहती है ठीक है। वो लोग नीचे चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद मास्टर लियू से कहते हैं हमारे सेंट किंग मुझे बताएं क्या हमें वहाँ पर बैटल भी करना पड़ सकती है, क्या ये ट्रिप डेंजरस हो सकती है। एल्डर लॉन्गलिन कहते हैं मुझे लगता है कि हमारे सेंट किंग ने पहले से यहाँ पर कोई ना कोई प्लान तैयार करके रखा होगा, क्योंकि हम लोग जियान क्लैन में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे स्वर्ड मास्टर्स हैं। लिंजियन को बताता है कि इस बार हम लोग जियान क्लैन में सिर्फ और सिर्फ 2 मकसद के लिए जा रहे हैं, और मेरे दोनों मकसद ये है। पहला तो ये है कि हम लोग जियांची को वहाँ पर इंसाफ दिलाना चाहते हैं, क्योंकि उसे वहाँ से निकाल दिया गया और उसके फादर को मार दिया गया। उसे वहाँ पर जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुझे पता है कि वहाँ पर 4 स्वर्ड्स हैं। लिंजुई कहता है उनके पास 4 सेक्रेट स्वर्ड्स हैं। 5वीं ये वाली स्वर्ड है जो मेरे पास है, जानवू स्वर्ड। इस 5वीं स्वर्ड के साथ जो 5 सेक्रेट स्वर्ड मेरे पास आ जाएंगी, मेरी जो गार्ड किलिंग अरे फॉर्मेशन है वो हाफ कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वो बहुत ही जल्दी पूरी कंप्लीट हो सकती है। बस थोड़ी सी और चीजें चाहिए होंगी। सुनने के बाद मास्टर लॉन्गलिन और एल्डर लियू दोनों ही बहुत हैरान होते हैं और उसे कहते हैं जियान क्लैन वाले तुम्हारे पास जो जानवू स्वर्ड है वो भी तुमसे छीनना चाहते हो और तुम वहाँ पर जाकर उनके पास बाकी की 4 सेक्रेट स्वर्ड भी उनसे छीनना चाहते हो। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तुम्हारे लिंजुई लोगों से कहता है जिसने यहाँ पर बुद्धा एम्परर को इतना ज्यादा जख्मी किया है, तुम्हें क्या लगता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है? बुद्धा एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर उसने उसको जख्मी कर दिया तो इसका मतलब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अगर हमारा सामना उसके साथ होता है, जहाँ पर कम से कम अपनी तैयारी तो मुकम्मल करनी चाहिए। मैं जहाँ पर इस तैयारी को मुकम्मल इसलिए कर रहा हूँ, अब पता बुद्धा एम्परर का सामना किसके साथ पहले होता है। अगर बुद्धा एम्परर हमें पहले मिलता है तो हमें उससे फाइट करना पड़ेगी। एल्डर लियू से कहते हैं लेकिन वो बुद्धा एम्परर तो काफी ज्यादा जख्मी है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या उसको ढूंढ पाना हमारे लिए फायदेमंद होगा? क्या हम लोग अगर उसको पहले ढूंढते हैं तो हमें इससे क्या फायदा होगा? लिंजुई से इस बारे में बताता है। वो उसे कहता है एम्परर के पास एक बहुत ही पावरफुल रिजर्व कार्ड है। वो रिजर्व कार्ड उसका वो हाल है 10,000 बुद्धा हाल, जिसके अंदर इस वक्त वो मिरर है। स्काई मिरर की वजह से बुद्धा एम्परर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, जिसकी वजह से एम्परर को 10,000 हाल के अंदर रिजर्व कार्ड को यूज करने का मौका भी नहीं मिला। अगर वो रिजर्व कार्ड को यूज कर पाता तो वो द मिरर के साथ साथ उस नए डीमन लॉर्ड को हरा सकता था। 10,000 बुद्धा हाल इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल तक उसे यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं उसको यूज कर सकता हूँ। एल्डर लॉन्गलिन उसे कहते हैं तो सेंट किंग मुझे लगता है कि आप हाल ऑफ द 10,000 बुद्धा में जाना चाहते हैं, यही आपका अल्टीमेट गोल होने वाला है। लिंजुई से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मुझे वहाँ पर 10,000 बुद्धा हाल के अंदर जाना है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मुझे बुद्धा एम्परर के साथ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसे तो अपने 10,000 हाल के अंदर इंटर नहीं होने देगा। इसी वजह से मुझे यहाँ पर बार्गेनिंग चिप्स की जरूरत है, और यहाँ पर ये वाली 4 सेक्रेट स्वर्ड साथ में मेरी 5वीं सेक्रेट स्वर्ड, इन सभी को मिलाकर किलिंग फॉर्मेशंस को बनाकर इसके साथ डील कर सकता हूँ। मैं बदले में उसे ये सारी चीजें दूंगा और मुझे 10,000 बुद्धा हाल के अंदर जाने देगा। एल्डर लियू और एल्डर लॉन्गलिन दोनों की बातें सुनने के बाद कहते हैं हमें तो उसी में कुछ मजा आएगा जब वहाँ पर फाइट होगी, तो हमें तो फाइट करनी है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है फाइट भी होगी, जब फाइट होगी उस वक्त मार मत खा लेना, इसलिए अपने ध्यान रखना और जाकर जल्दी से प्रैक्टिस करो। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी जियान क्लैन में पहुंचने वाले हैं और हमारा अगला आने वाला दिन बिल्कुल भी शांत नहीं होने वाला। नेक्स्ट सीन में कमरे का दिखाया जाता है। हमारे लिंजुई मैंग जुई के पास आता है, वो कमरे में आराम से बैठी होती है। हमारे लिंजुई कहता है तो तुम पहले से यहाँ पर, वो से कहती है तुम भी वापस आ गए। मैंग जुई उसके रूम के अंदर होती है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है कि तुम्हें पिछली वाली बात काफी ज्यादा पसंद आई, इसी वजह से तुम दोबारा से यहाँ पर मेरे पास चली आई हो। से कहती है कौन सी पिछली वाली रात? वाकई में एक बहुत ही बुरे इंसान हूँ, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें चेक करने के लिए आई हूँ। तुम्हारा लिंजुई से कहता है बस भी करो, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो। बाद वो दोनों जाकर बिस्तर के ऊपर लेट जाते हैं। लिंजुई से कहता है मुझे लगता है कि वाकई में तुम मेरे लिए परेशान थे, इसी वजह से तुम मेरे रूम में यहाँ पर आधी रात
रात के वक्त चली आई हो। मैंग शीयू से कहती है मैं तुम्हारे लिए परेशान क्यों नहीं होंगी, हम लोग स्वर्ग क्लैन के अंदर जाने वाले हैं, जियान क्लैन में जाने वाले हैं, जहाँ पर बहुत सारे दुश्मन है, वो सारे के सारे तुम्हारे दुश्मन है। मैंग शीयू से कहती है मुझे लगता है कि अगर जियान कीजून के उस बारे में पता चल गया कि उसकी भतीजी अंची यहाँ पर वापस आ चुकी है, उसके भाई की बेटी, तो वो उसे कभी भी वापस नहीं जाने देगा, हो सकता है कि वो उसे मार डाले। लिन जुई से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जियान कीजून वाकई में एक बहुत ही बुरा इंसान है, लेकिन वो ओपनली हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर किसी न किसी ट्रैप को यूज करेगा या फिर किसी न किसी बहाने से हमें मारने की कोशिश करेगा। अगर वो यहाँ पर सब कुछ कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास अपने तरीके हैं। जो ऐसे कहती है लगता है कि तुमने सारा कुछ पहले से प्लान कर रखा है, तुम्हारे पास तो पहले से सारा प्लान तैयार है। लिन जुई से कहता हाँ मैंने बहुत ही मेहनत के साथ इस प्लान को तैयार किया, हम लोग बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर जाकर वो सारे सेक्रेट वर्ड्स लेकर वापस आ जाएंगे। इसी के साथ ही हमारा लिन जुई अपना मूड बना लेता है और जल्दी से उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे कहता है, लिन जुई से कहता है हम लोग यहाँ पर कौन से प्लान्स की बात कर रहे हैं, प्लान्स को छोड़ो, हम लोग यहाँ पर फिलहाल में जीते हैं जो हमें देखना है, जो हमें करना है, क्योंकि आज मूनलाइट काफी ज्यादा प्यारी है और मुझे रोमांस करने का मूड आ रहा है। इसके साथ ही हमारा लिन जुई से किस करना स्टार्ट करता है, तो मैंग जुई से कहती है तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। लिन जुई से कहता है मेरा वजन कम हो जाएगा जब मैं अपने कपड़े उतार दूंगा, और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ पर अपने कपड़े उतार देते हैं। और उसके बाद का तो आपको बताइए वहाँ पर क्या होने वाला है। एक सीन हमें जियांग क्लैन का दिखाया जाता है, तो इनकी जो वारशिप होती है वो जियांग क्लैन के करीब पहुंच जाती है, यानी बेब के ऊपर पहुंच जाती है। चैन उसके पास आता है और उसे कहता है मिस्टर लिन हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग जियांग क्लैन में आ चुके हैं। लिन जुई कहता है कंपटीशन के दौरान तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार किया था और तुम वहाँ पर बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे, तुम्हारा बिहेवियर तो काफी ज्यादा चेंज होता जा रहा है। कल भी तुम मेरे साथ बड़ी प्यार से बात कर रहे थे, आज भी यहाँ पर तुम मेरे से काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहे हो, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो। चैन उसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारा लिन जुई अपने साथियों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जब वो सभी लोग शिप के ऊपर से उतर रहे होते हैं तो जियान चैन की नजर जियांची के ऊपर पड़ती है, वो जियांची को देखकर कहता है ये लड़की को जानी पहचानी लगती है। वो जियांची से कहता है क्या मैं तुमसे जान सकता हूँ, क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। लेकिन जियांची उसके सवाल का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जबकि उसके चले जाने के बाद और मेरा जियान चैन के पास आता है और उसे कहता है बॉस मुझे लगता है कि इस लड़की के पास से हमें काफी ज्यादा हॉस्टिलिटी महसूस होती है, यानी कि ये हमसे गुस्सा करती है, पता नहीं हमने इस लड़की के साथ क्या बुरा किया है, मुझे ये काफी ज्यादा फेमिलियर लगती है। लिन जुई अपने साथियों के साथ चलता हुआ जैसी मेन गाइड के पास पहुंचता है तो वहाँ पर एक और लड़का खड़ा होता है। वो उनसे कहता है तुम सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, पैट्रियार्च के ऑर्डर्स हैं कि जितने भी विजिटर्स हैं वो सभी के सभी लोग साइड के दरवाजे से एंटर होंगे, तुम में से कोई भी मेन डोर से एंटर नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज साइड डोर से वहाँ पर जाओ, अंदर जाओ। मैं लिन जुई से कहता है तुम चाहते हो कि हम लोग साइड डोर से अंदर जाए, लेकिन मैं लिन जुई कभी भी साइड डोर से अंदर नहीं जाता, मैं हमेशा फ्रंट डोर से ही जाता हूँ। एल्डर लॉन्गलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इसी तरह मेहमान नवाजी करते हो, तुम लोग हमें यहाँ पर खुद इनवाइट करके लाए और अब यहाँ पर तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो। वो हमारे जुंजी से कहता है सेंट किंग प्लीज यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे, मैं अभी जाकर इसका सर काट देता हूँ। जियांग चैन उन लोगों से कहता है प्लीज आप सभी लोग गुस्सा ना करें, तो हमारे पैट्रियार्च के ऑर्डर है और हमें अपने पैट्रियार्च के ऑर्डर्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, प्लीज आप यहाँ पर बहस ना करें और साइड डोर से अंदर चले जाएं, आपको वहाँ पर विजिट के लिए बुलाया गया है। और जियांग चैन साथ ही अंदर से सोच रहा था जबकि तुम सभी लोग हमारे जियांग क्लैन की टेरिटरी पे पहुंच चुके हो तो हमें यहाँ पर तुम्हें ये बात बताना पड़ेगी इस वक्त जियांग क्लैन में और तुम्हारी यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं है, तुम्हारी इज्जत जितनी थी वो बाहर थी। हमारा लिन जुई जियांग चैन से कहता अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ लोग फ्रंट डोर से क्यों नहीं जा सकते, क्या सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मेशन की वजह से जिस फॉर्मेशन को तुम लोगों ने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। जियांग चैन उसे कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या तुम्हें वहाँ पर वो बड़ी सी तलवार दिखाई दे रही है, ये हमारे पैट्रियार्च ने यहाँ पर एक सील को सेटअप किया हुआ है, ये सील बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये सील इस तरह की स्पेशल सील है कि सिर्फ और सिर्फ जियांग क्लैन के लोग ही यहाँ से अंदर गुजर कर जा सकते हैं जिनके अंदर जियांग क्लैन का ब्लड होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो आउटसाइडर्स होंगे वो इस रास्ते से अंदर नहीं जा सकते, आउटसाइडर्स को अंदर जाने से रोकने के लिए भी ये रे फॉर्मेशन यहाँ पर बिछाई गई है। क्या बिंग उन लोगों से कहती है क्या हम लोग तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देते हैं या फिर तुम लोग बेवकूफ हो, लोगों ने साइड के ऊपर एक डोर बना रखा है तो तुम्हें लगता है कि अगर कोई भी यहाँ पर स्नीक इन करने के लिए आएगा, यहाँ पर कोई भी आएगा फ्रंट डोर से अंदर आएगा, तुम हमें बेवकूफ समझते हो या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जियांग चैन उसे कहता है मिस ये आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पैट्रियार्च ने हमें जो ऑर्डर्स दिए थे उन्होंने कहा था कि फ्रंट डोर से कोई भी एंटर नहीं हो सकता, जितने विजिटर्स हैं वो सारे के सारे साइड डोर से एंटर होंगे। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद से कहता है अच्छा ठीक है यंग मास्टर जियांग चैन मुझे ये बताओ कि तुम कौन से डोर से अंदर जाने वाले हो। वो उसे कहता है मैं तो इन लोगों का हियर हूँ, मैं पैट्रियार्च का बेटा और अगला पैट्रियार्च हूँ, तो मैं तो यहाँ पर फ्रंट डोर से जाने वाला हूँ। साथ ही वो लोगों से कहता है लेकिन मेरी बात को याद रखना, अगर तुम लोग फ्रंट डोर से एंटर होना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर नहीं है तो इस फॉर्मेशन की वजह से तुम्हारे पर अटैक हो सकता है जिससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सोच समझ कर इस फ्रंट डोर से एंटर होना, तुम सभी लोग साइड डोर से अंदर आ सकते हो। लिन जुई अपनी जियांची से कहता है जियांची जाओ, तो जियांची कहती है ठीक है मास्टर। जियांची जैसी वहाँ पर आगे बढ़ने लगती है उसी वक्त जियांग चैन उसे कहता है जरा रुको, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, पहले मुझे आगे जाने दो, आगे जाकर उस फॉर्मेशन के अंदर से गुजर कर जाता हूँ ताकि तुम सभी लोगों को ये बात कंफर्म हो सके कि ये कोई ट्रैप नहीं है, ये वाकई में एक रे फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर ब्लड लाइन को बैन करती है। जियांग चैन आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है और उस मेन डोर से आगे की तरफ गुजरता है। जैसे वो तलवार के नीचे से गुजरता है तो उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी ऊपर आसमान की तरफ पीक करती है कि वो जो तलवार होती है वो ऊपर आसमान में हायर जाती है। देखकर बाकी के लड़के खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारे यंग मास्टर तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, उनकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा प्योर है जिसकी वजह से तलवार को इतना ज्यादा ऊपर हवा में ऊंचा उड़ा दिया, जितनी ज्यादा प्योर हमारी ब्लड लाइन की पावर होगी ये तलवार उतनी ज्यादा
ऊपर हवा में जाएगी। बाकी के दोनों लड़के भी कहते हैं चलो छोड़ो, हम लोग भी जल्दी से अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं ब्लड लाइन की पावर की वजह से ये तलवार कितनी ज्यादा हार जाती है। वो दोनों भी मेन गेट से अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो उनसे कहते हैं मिस्टर लिंजुई, आप लोगों ने कहा था कि आप लोग यहाँ से अंदर आना चाहते हैं मेन गेट से, तो प्लीज अंदर आ सकते हैं, आप लोग मेन गेट से आ सकते हैं, क्योंकि आपने जो बात की थी इसी वजह से आप अपने वर्ड्स के ऊपर पीछे तो नहीं हट सकते। जियान उसे कहता है मुझे लगता है कि मिस्टर लिन अब जहाँ पर डर तो नहीं रही होगी इस फॉर्मेशन को पार करने में। कैसे कहता अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं डर रहा हूँ तो फिर ठीक है। वो जियांची से कहता है चलो जाओ जाकर पार करके दिखाओ। और वो चलती हुई आगे बढ़ती है और इस गेट से जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है तो वक्त वो जो तलवार होती है वो बड़ी स्पीड से ऊपर हवा में चली जाती है और तकरीबन 80 फीट से भी ज्यादा ऊपर जाती है। देखकर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली ये सारे लोग जियान चैन और उसके बाकी के दोस्त। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास भी ब्लड लाइन की पावर है, इसने यहाँ पर इस वर्ड को इतनी ऊंची हवा में उड़ा दिया। इसका मतलब यह है कि ये भी हमारे जियांग क्लैन की एक मेंबर हो सकती है। पर इसने जितना ज्यादा उस तलवार को ऊपर हायर हवा में उड़ाया है, लगता है कि इसकी ब्लड लाइन की पावर बहुत ज्यादा प्योर है, यानी कि इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा है। तो जियांची वहाँ पर रुकने के बाद पीछे की तरफ मुड़ती है और अपने मास्टर से कहती है मास्टर लिन आप बताएं कि मुझे क्या करना है। तुम्हारा लिंजुई उसे कहता है अपनी फुल पावर को रिलीज करो, इन सभी को दिखा दो कि तुम क्या हो। तो जियांची कहती है ठीक है मास्टर मैं अभी करती हूँ। इसके साथ ही वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करती है। जैसे वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करती है तो वो तलवार और भी ऊपर ज्यादा हवा में चली जाती है। देखने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आखिर ये लड़की है कौन, इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो वाकई में जियांग क्लैन की एक मेंबर है और इसने तलवार को इतना ज्यादा हायर हवा में कैसे उड़ा दिया। जियान चैन के फादर को भी दिखाते हैं जो कि इस वक्त करंट पैट्रियार्च है, वो कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं, उन्हें भी महसूस होता है। वो लोग कहते हैं लगता है कि ब्लड लाइन वापस आ चुकी है जियान लिंगटियान की। मैंने जियान लिंगटियान के सभी लोगों को मार दिया था लेकिन उसकी बेटी उसने उसको भगा दिया था और लगता है कि आज वो यहाँ पर वापस आ गई है। उनके सामने भी एक लड़का होता है जो कि उन्हें लगता है कि यहाँ का सबसे बेस्ट वॉरियर है, तो वो उसे कहते हैं वो लड़की वापस आ गई है। उस लड़की का कोड नेम हिडन स्वर्ड होता है। तो वो कहता है मास्टर हमारे काफी सारे लोग इस वक्त गेट के ऊपर मौजूद हैं, वो लोग गेट को जैसे पार नहीं कर पाएंगे, उन्हें साइड गेट के ऊपर से आने का कहा गया था। फादर उसे कहते हैं जियान जिन तुम वहाँ पर जाओ, मुझे नहीं लगता कि जियान का उन सभी लोगों को अच्छे से रिसेप्शन दे पाएगा क्योंकि वो लोग बहुत ही स्पेशल मेहमान है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ जाकर इस किस्से को खत्म कर दो। फादर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ जाकर स्पेशली उस जियांची लड़की को मार डालो क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। हालांकि उसकी ब्लड लाइन की पावर काफी ज्यादा प्योर है लेकिन वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं होगी, उसकी कल्टीवेशन अभी तक इतनी नहीं बड़ी होगी। नहीं चाहता कि वो लड़की यहाँ पर वापस आ जाए और ग्रैंडपा को इस बारे में पता चल जाए। जियांची उनसे कहता है ठीक है फादर मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। वहाँ से बाहर गेट की तरफ चला जाता है। जियांची गेट को पार कर लेने के बाद पीछे की तरफ मुड़ती है और माया लिंजुई से कहती है मास्टर लिन अब आप यहाँ से अंदर कैसे आएंगे क्योंकि मैं तो यहाँ पर से आ गया हूँ लेकिन आपके पास तो जियान ब्लड नहीं है, यहाँ पर नहीं आ सकते। तुम्हारे लिंजुई से कहता है मेरे पास अपने तरीके हैं। जियांची हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ पर जितनी ज्यादा लंबी लंबी छोड़नी है छोड़ सकते हो लेकिन हम लोग भी तो देखेंगे कि तुम लोग यहाँ पर कैसे मरने वाले हो। जैसे तुम लोग यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर पाँव रखोगे उसी वक्त ब्लड बैन की वजह से तुम लोग मारे जाओगे। हमारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और कहता है तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये बैन मुझे रोक सकता है। हमारी ये ब्लड लाइन बैन वाली जो फॉर्मेशन है ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा लिंजुई एनर्जी के साथ उसको कवर करता है उस तलवार को और साथ ही मुट्ठी को बंद करता है तो तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि उसने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। जियांची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, इसने हमारे फॉरबिडन सिस्टम को कैसे तोड़ दिया जो कि हमारे स्वर्ड मास्टर यानी कि मेरे फादर ने बिछाया था। हमारी जियांची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। तो बाकी के सभी लोग हमारे लिंजुई के साथ ही खड़े होते हैं। हमारे लिंजुई कहता है हम सभी लोग एक साथ अंदर दाखिल होंगे। जन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिंजुई से कहता है मुझे ये बताओ कि तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ा कैसे है। लिंजुई से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ बता दूंगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब मैं मेन डोर से एंटर होना चाहता हूँ तो मैं मेन डोर से एंटर होता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे रोक सके। क्या अब तुम्हें इस बात से कोई मसला है, अब हम लोग यहीं से एंटर होने वाले हैं। जिया बिंग कहती है तुम्हारे मास्टर लिंजुई तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो मेंगजुई से कहती है हाँ ये तो वाकई में सच्ची बात है, मैंने मास्टर लिंजुई को कुछ ऐसे कारनामे करते हुए देखा है जो किसी ने नहीं देखे होंगे। तो जियान चैन का चेहरा देखने लायक है, वो तो वहाँ पर गुस्से से लाल पीला हो रहा है। बिंग उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारे मास्टर लिंजुई ने सिर्फ एक ही हाथ के साथ उनके ब्लड बैन वाली इस तलवार को तोड़ दिया। लिंजुई जियान चैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है चलो जल्दी से हमारे रास्ते को लीड करो, तुम्हारा फादर जियान कीजुन हमारा इंतजार कर रहा होगा और हमें नहीं लगता कि हम उसे और ज्यादा इंतजार करवाएंगे, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। जियान अंदर से सोच रहा होता है हाँ क्यों नहीं, लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ना इतना ही ज्यादा आसान है। तो उसी वक्त जियान जिन वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है, उसी वक्त जियान जिन वहाँ पर पहुंच जाता है। जियान जिन अपनी तलवार निकालते हुए लोगों से कहता है तुम्हारे पास जो ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड है वो जल्दी से हमारे हवाले करो और यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। जियान चैन यहाँ पर नौटंकी करते हुए चिल्लाकर उसे कहता है जियान जिन ये तुम कर क्या रहे हो, ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे मास्टर ने खुद इनको यहाँ पर बुलाया है, मेरे फादर कीजुन इनको यहाँ पर इनवाइट किया है, तुम यहाँ पर इनके साथ रूडली बिहेव नहीं कर सकते। वो अंदर से सोच रहा था अब यहाँ पर मजा आने वाला है, जियान जिन तो कोई भी नहीं रोक सकता, लगता है फादर ने इसे ऑर्डर दिए हैं। जियान जिन गुस्से के साथ जियान चैन से भी कहता है दफा हो जाओ, मुझे ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड चाहिए क्योंकि वो हमारी जियान क्लैन की प्रॉपर्टी है, इसी वजह से मुझे वो ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड इससे वापस चाहिए, मैं उसको लेकर ही रहूंगा चाहे मुझे इन सभी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। जियान चैन हमारे लिंजुई से कहता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ करना, ये हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा से गुस्से वाला है, जो आपके
साथ बदतमीजी की है उसके लिए इसको माफ कर देने, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इसके साथ ही जियान जिन जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है मैंने इसके अलावा एक और बात भी सुनी है, मैंने सुना है कि हमारी वो बच्ची वापस आ गई है, मास्टर लिंग टियान की गद्दार बेटी वापस आ गई है, और अगर तुम यहाँ पर वापस आ ही गई हो तो क्यों ना यहाँ पर आओ और मेरे साथ कम्पीट करो, जरा दिखाओ कि इतने सालों में तुम यहाँ जब सब भाग कर चली गई थी, तुम एक बगोड़ी हो गई थी, उसके बाद तुमने क्या सीखा है, मैं अब तो देखूं क्या तुम इस लायक भी हो कि तुम जियान क्लैन का नाम ले सको। जियान जी लिंजुई से कहती है मास्टर मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं। हमारा लिंजुई कहता है ये फाइट तुम्हारी है। कहती है ठीक है मास्टर। वो अपनी तलवार निकाल कर आगे बढ़ जाती है, जबकि जियान जिन होश हो जाता है और कहता है अब तुम यहाँ पर मरने वाली हो। इस लड़की को क्या लगता है कि यहाँ पर मुझे हरा सकती है, मेरे से फाइट करने के चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि इस लड़की की मौत आ चुकी है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ से जियान जिन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है, दूसरी तरफ से जियान जी उसके अटैक को अवॉइड करती है, वो नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। इसी के साथ ही अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपने स्पेशल मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। वो यहाँ पर फार्म्स को यूज कर रही होती है जिसके साथ एनर्जी की बनी हुई तलवारें सामने की तरफ जाती हैं, लेकिन जियान जिन भी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो जंप करते हुए ऊपर हवा में चला जाता है। हवा में जाने के बाद अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगा है। वो अपनी तलवार सीधा उसके माथे के करीब ले आ जाता है। मास्टर लियू लिंजुई से कहते हैं मास्टर आपको क्या लगता है कि हमें यहाँ पर खड़े रहकर मैच देखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी जियानची इससे फाइट को जीत पाएगी। आपको क्या लगता है क्या वो जीत जाएगी? लिंजुई कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जियानची इससे ज्यादा कर सकती है। जैसे जियान जिन की तलवार हमारी जियानची के माथे के करीब पहुंचती है उसी वक्त ग्राउंड के अंदर से एनर्जी की बनी हुई एक बहुत बड़ी तलवार बाहर निकलती है। ये देखकर तो जियान जिन जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है, मौका रहते हुए पीछे की तरफ जंप कर जाता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ थर्ड राउंड को कैसे यूज कर सकती है। मेरे पास जो सबसे पावरफुल स्वर्ड एक्सपर्ट्स हैं वो सभी लोग भी स्वर्ड कल्टीवेशन में सेकंड लेवल पर हैं। जबकि जियान चैन को स्पेशल मूव के बारे में पता होता है। वो कहता है नहीं ये ज्यादा बहुत स्पेशल नहीं है कि इसने यहाँ पर स्वर्ड आर्ट के स्वर्ड कल्टीवेशन के तीसरे लेवल को मास्टर कर लिया है, बल्कि इसने यहाँ पर एक स्पेशल मूव को यूज किया है जो कि इल्यूजनरी स्वर्ड है। स्पेशल मूव इसके फादर का हुआ करता था जियान लिंग टियान, जो कि मेरे अंकल थे, वो इस स्पेशल मूव को यूज किया करते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की ने भी स्पेशल मूव को याद किया हुआ है। हमारे जियान जी ने पहले अटैक के साथ ही जियान जिन को हरा दिया है। तो जियान जिन अपने घुटने टेक कर बैठ जाता है। हमारे जियान जी उसके कंधे के ऊपर अपनी तलवार रखती है और कहती है तुम हार चुके हो, अपनी हार मान लो। एल्डर लियू कहते हैं तो मास्टर यांग किंग की डिसाइपल लगता है कि बहुत ही जल्दी हम दोनों की जगह लेने वाली है। तो मास्टर लॉन्ग लिनू से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर यहाँ पर फाइटिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ये लड़की हमसे बिल्कुल भी कम नहीं, और लगता है कि बहुत ही जल्दी जो हमारे साथ एक एल्डर की सीट पर होगी। यहाँ पर फिर से माफी मांगते हुए हमारे लिंजुई से कहता है मास्टर प्लीज हमें माफ कर देना। ये बंदा जब भी किसी एक्सपर्ट को देखता है तो उसे चैलेंज कर देता है और उससे फाइट करता है। इसने यहाँ पर फाइट की और ये फाइट को हार गया। प्लीज इस बात को इग्नोर कर दे और मेरे साथ चले, हमें आगे बढ़ना होगा। मास्टर कीजुन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे लिंजुई उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, और जियांची भी अपनी तलवार को वापस अपनी म्यान में रखती है और उसे कहती है ठीक है अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। जबकि जियांची उसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी हमारी जियांची उसे जिंदा छोड़कर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। उसी वक्त हमारा जियांचन उसकी तरफ घूर कर देखता है, जियांजिन की तरफ घूर कर देखता है। जियांजिन उसे सारे कुछ समझ जाता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया, और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालता है और जियांची के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे वो जियांची के करीब पहुंचता है। जियांची बहुत घबरा जाती है और उसके पास मौका यानी उसके पास वक्त नहीं होता उसके अटैक को डिफेंड करने का। इसी वो बंदा उसके करीब पहुंचने लगता है। उसी वक्त ऊपर स्पेस फटती है और स्पेस के अंदर से बड़े से ड्रैगन का हाथ बाहर निकलता है और जियांजिन ग्राउंड के ऊपर पटकता है और वहीं पर उसका कीमा बन जाता है। लेकिन हमारे मास्टर लिंजुई ने यहाँ पर फिर से अपने स्पेशल मूव को यूज किया है। हमारा लिंजुई कहता है ये तो बहुत ही बुरी बात है, कुछ लोगों को जिंदा रहना आता ही नहीं है, उन्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। जियांचन गुस्से के साथ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जियांजिन की जान लेने की, तुम्हें नहीं पता कि वो हमारी फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट मेंबर था। हमारे लिंजुई से कहता है लगता है कि तुम्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मैंने तुम्हारे जियांजिन की जान क्यों ली, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, दोनों को एक साथ मार डालते हैं। मैंगजुई उनके ऊपर तंज करते हुए कहती है तुम्हारा जियान क्लैन तो वाकई में बहुत ज्यादा बेशर्म है। पहला तो तुम लोग यहाँ पर इस मैच को हार गए, वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करके फाइट कर रहे थे। जब हमारी लड़की ने उसकी जान बख्शी उसके बाद फिर से उसने बस स्नेक अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश की। हारने के बाद तुम लोग हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो। जियान क्लैन के वो तीनों लड़के उनकी बातें सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। तुम्हारा लिंजुई उनसे कहता है तो मास्टर जियान कीजून मुझे पता है कि तुम काफी देर से ये सारा शो फाश कर रही हो, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे सामने आ जाओ, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं पर छुपे हुए हो। इसी वक्त वहाँ पर पोर्टल ओपन होता है और उसी पोर्टल के अंदर से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के अंदर से मिस्टर कीजून बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हारी इनसाइट्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, तुमने मुझे यहाँ पर महसूस कर लिया कि मैं काफी देर से यहीं पर हूँ। इस साउदर्न राम में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, ऐसे टीनेजर्स हैं जो कि इस तरह के महान कारनामे कर सकते हैं, जो मुझे पहचान सकते हैं या फिर इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। तो सभी लोग अपने पैट्रियार्च के सामने झुकते हुए उसे ग्रीट करते हैं। जियान कीजून बाहर निकलने के बाद हमारे लिंजुई से पहला सवाल पूछते हैं आखिर तुम कौन और तुम कौन से क्लैन से यहाँ पर आए हो। तुम्हारा लिंजुई उसे कहता है तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बोरिंग है, और इसी के साथ ही वो अपने पास से ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड को बाहर निकाल लेता है। ये देखते जियान कीजून उसे कहते हैं ये तो वही ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड है। लिंजुई जब तलवार को निकाला था पिछली बार उस कंपटीशन के दौरान तो उसने उसको एक्टिवेट भी किया था, यानी कि उसके अंदर से उसने ड्रैगन को बाहर निकाला था। ये तो उसने भी उसे भी पता है। तो मास्टर जियान कीजून
उसे कहता है, मेरे मास्टर तुमने इसको एक्टिवेट किया है, ऐसा तो नहीं है कि तुम भी जियान क्लैन से हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम एक जियान क्लैन के मेंबर हो, हमें इस बारे में पता नहीं है। हमारा लिंजुई स्वर्ड की ग्रीन ड्रैगन की पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी जो जियान क्लैन की ब्लड लाइन है वो इस लायक नहीं है कि मैं तुम्हारी ब्लड लाइन में पैदा हो सकूं। क्लैन तो बहुत और उसके दोनों साथी वो दोनों ही बात सुनने के बाद बहुत सा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं, लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, जो तुम किस तरह की बात कर रहे हो, ये बहुत ही घटिया बात है। क्या लगता है कि तुम हमारे स्वर्ड फादर के साथ इस तरह बात कर सकते हो? हमारे पैट्रियार्च के साथ जो भी इस तरह बात करेगा हम उसे मार डालेंगे। कहते हैं चलो जल्दी से मार डालते हैं। जबकि उसी वक्त पैट्रियार्च चिल्लाकर उनसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, तुम में से कोई भी आगे नहीं पड़ेगा। हम अपने जियान क्लैन में किसी की भी जान नहीं ले सकते, ये हमारे मेहमान है और हमने इनको इन्वाइट किया था। मास्टर कीजून हमारे लिंजुई से कहते हैं, ब्रदर बताओ कि तुम्हारी कौन सी कंडीशंस है, तो अगर तुम हमें ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड वापस कर दो तो बदले में हम तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हैं, जो भी हम तुम्हें दे सकें। और साथ ही वो अंदर से सोच रहे होते हैं, ये लड़का बहुत ज्यादा होशियार और चालाक है और साथ में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर्स अनएक्सपेक्टेड है और मुझे नहीं पता कि ये किस तरह फाइट करता है। अगर मैं इससे फाइट करूंगा डायरेक्टली तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे जीत पाऊंगा, हम लोग एक डिसएडवांटेज पर हैं, तो मुझे इसे यहाँ पर बेनिफिट देना पड़ेगा। लिंजुई से कहता है, पैट्रियार्च कीजून आपको यहाँ पर मुझसे इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कोई सौदा करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि ये वाली स्वर्ड ये आपके जियान क्लैन से रिलेटिव है, ये आपके जियान क्लैन से चोरी हुई थी। मैं आपकी इन्विटेशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से आया था क्योंकि मैं ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड आप लोगों को वापस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है, मैं चाहता हूँ कि जो आपके ग्रैंडपा हैं, के पुराने पैट्रियार्च यानी आपके फादर, वो यहाँ पर खुद आए और मेरे हाथ से आकर इस वर्ड को ले ले। तुम्हारे लिंजुई की बात सुनने के बाद जियान कीजून उसे कहते हैं, लेकिन योर एक्सीलेंसी हमारे फादर तो पिछले कई अरसे से सेक्युलेशन में है, तकरीबन 10 साल से वो सेक्युलेशन में ही है और वो बाहर नहीं आए, किसी को भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो अभी तक जिंदा भी है या नहीं, और तब से लेकर अभी तक मैं यहाँ पर स्वर्ड क्लैन का नया पैट्रियार्च हूँ, तो आपको मुझसे ही बात करना होगी। उसे कहता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं वापस जाना होगा, ये ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड तुम्हें नहीं मिलेगी। ऐसी हमारा लिंजुई पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसी वक्त वो सारे आर्म डिसाइपल्स होते हैं जो हमारे लिंजुई के सामने तलवारें लेकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि जियान क्लैन कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम उठाकर आओगे और मुंह उठाकर चले जाओगे? बाकी के सभी लोग भी कह रहे होते हैं इसे यहीं पर रुकना होगा, इसे रोकें। मास्टर लियू कहते हैं, मास्टर क्या हमें आगे बढ़कर इनके ऊपर अटैक करना चाहिए, क्या इन सभी को मार डालें? लिंजुई उनसे कहता है, नहीं तुम सभी को इनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं आज यहाँ पर इन सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इन्हीं के क्लैन की जो ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड है उसकी पावर क्या है। तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और कहता है, सभी लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम लोग काफी रहोगे मुझे रोकने के लिए, तुम्हें यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर आना चाहिए था। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके ग्रीन ड्रैगन स्पिरिट को रिलीज करता है। जब वो ग्रीन ड्रैगन स्पिरिट को रिलीज करता है तो उसका साइज काफी बड़ा होता है, वो वहाँ पर ऊपर से नीचे गिरता है। नीचे आने के बाद वो सारे के सारे लड़के वहीं पर मर जाते हैं। लिंजुई के सामने जितने भी गार्ड या डिसाइपल्स है वो सारे उस ड्रैगन के नीचे आकर मर जाते हैं। जियान चैन भी ये देखकर काफी हैरान होता है, जबकि मास्टर कीजून भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, इसने ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर से उसकी स्पिरिट ट्रू स्पिरिट की मेन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का तो वाकई में स्पिरिट स्वॉर्ड को यूज कर सकता है। तो उसके बाद हमारा लिंजुई उन लोगों से कहता है, क्या तुम में से कोई और यहाँ पर है जो मुझे रोकना चाहता है? अगर कोई मुझे रोकने वाला है तो जल्दी से आ जाओ ताकि मैं इस काम को जल्दी से जल्दी निपटा कर वापस जा सकूं। मास्टर कीजून से कहते हैं, योर एक्सीलेंसी आप यहाँ पर हमारे फादर से मिलना चाहते हैं, पुराने पैट्रियार्च से मिलना चाहते हैं, अच्छा लेकिन आपको पुराने पैट्रियार्च से क्यों मिलना है? करंट पैट्रियार्च तो मैं हूँ, आपको मुझसे मिलना चाहिए। लिंजुई से कहता है, तुम्हारे फादर के सेक्युलेशन में जाने के बाद तुम यहाँ के चीफ बने थे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चीफ मानता हूँ? तुम एक चीफ नहीं हो, जब तुम वाकई में एक चीफ बन जाओगे उसके बाद में तुमसे आकर मिलूंगा। बात सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता है, अब तुम यहाँ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे फाइट करनी है? क्यों ना मैं तुमसे फाइट करूँ, चलो फिर ठीक है फाइट करते हैं। कीजून अब इससे फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पुराने पैट्रियार्च यानी अपने फादर को सेक्युलेशन से बुला दूंगा और तुमसे मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो सेक्युलेशन में है, तो अगर मैं जाकर अभी उनको जगाता भी हूँ तो अभी वो काफी से थके हुए होंगे, इसी वजह से वो कल सुबह ही तुमसे मिल सकती हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रात तुम हमारे जियान क्लैन में गुजारो। स्वर्ड मिरर से कहते हैं, स्वर्ड मिरर मेरा एक काम करो, हमारे इन गेस्ट को स्वर्ड वॉशिंग पॉन्ड में ले जाओ, इनको टेम्परेरी वहाँ पर ओवरनाइट रुकने के लिए कहो, ये लोग रात के वक्त वहीं पर उस वॉशिंग पॉन्ड में रुकेंगे। स्वर्ड मिरर उन लोगों से कहता है, प्लीज सर मेरे साथ है। तुम्हारा लिंजुई कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है। तुम्हारा लिंजुई अपने सारे साथियों को लेता है, स्वर्ड मिरर उनको रास्ता दिखा रहा था, वो सभी लोग स्वर्ड वॉशिंग पूल की तरफ चले जाते हैं। लिंजुई के वहाँ से चले जाने के बाद जियान चैन अपने फादर से कहता है, फादर क्या आपने देखा उस कमीनी लड़की की ब्लड लाइन की पावर तो मुझसे भी ज्यादा प्योर है, अगर हमने उस लड़की को जिंदा रहने दिया तो वो लड़की एक दिन हमारे लिए खतरा बन सकती है, हमारे फ्यूचर को खतरे में डाल सकती है, उस लड़की को मरना होगा। फादर उसे कहते हैं, यहाँ पर असली मसला वो लड़की नहीं है, उस लड़की को तो मैं चुटकी बजाकर मार सकता हूँ, तुम उसको ना भी मार पाए, लेकिन असली मसला तो वो लिंजुई है जिसे अपने साथ लेकर आई है। हमने देखा नहीं यहाँ पर जो कुछ भी वो सब कुछ लिंजुई कर रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किल वही क्रिएट करेगा, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं लगता कि मैं भी उसे हरा सकता हूँ। मुझे लगता है कि लिंजुई एक ऐसा इंसान है जो कि लाखों में एक होता है, वो इस तरह का इंसान है जिसके पास स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके पास स्ट्रेटेजीज हैं और उसे पता है कि दूसरों को कैसे डील किया जाता है, और इसी वजह से वो एक रियल ट्रबल मेकर है। साथ ही फादर उसे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैंने उन सभी लोगों को आज रात के लिए वॉशिंग पॉन्ड के करीब रुकने का क्यों कहा है? तुमने क्या इस बारे में सोचा कि वो लोग वॉशिंग पॉन्ड की तरफ क्यों गए हैं?
जियान अपने फादर से कहता है, फादर स्वर्ड फार्मिंग पूल में मुझे सिर्फ एक ही बात याद आ रही है, क्योंकि वहाँ पर फोर्स वर्ड्स हैं और उन फोर्स वर्ड से रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जा सकता है। क्या आप उस रे फॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं? तो उसके फादर उसे कहते हैं, हाँ मैंने इसी वजह से उनको वहाँ पर भेजा है, क्योंकि हमारे स्वर्ड वाशिंग पॉन्ड के अंदर बहुत सारी नेचुरल स्वर्ड की इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से अगर वो लोग अपने इर्द गिर्द कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट भी करते हैं अपनी शील्ड के तौर पर, तो वो लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उस सारी इंटरफेरेंस की वजह से उनकी शील्ड उनको बचा नहीं पाएगी। उन्हें पता नहीं चलेगा कि जब वहाँ पर स्वर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी। जियान कीजून अपने बेटे जियान चैन से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आज रात जाकर वहाँ पर उस वाशिंग पॉन्ड के इर्द गिर्द जो रे फॉर्मेशन है उसको एक्टिवेट कर दो और उन सभी के सभी लोगों को मार डालो। हो सकता है कि मूनविंड क्लैन वाले इस बात के लिए तुमसे काफी ज्यादा नाराज हो जाएं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आज रात उन सभी को मरना होगा। वो कहता है, ठीक है फादर। तो नेक्स्ट सीन हमें वाशिंग पूल का दिखाया जाता है। वाशिंग पूल के करीब एक बड़ी सी तलवार होती है जिसको चेन्स के साथ बांधा क्या होता है। लिंजुई कहता है, स्वर्ड वाशिंग पूल। इसको स्वर्ड वाशिंग पूल इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे मरने वाले क्लैन लोगों की तलवारों को इस वाशिंग पॉन्ड के अंदर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से बहुत सारी स्वर्ड की निकलती रहती है। लांची उसे कहती है, मेरे फादर भी हमेशा मुझे यहाँ पर लेकर आया करते थे, एक छोटी सी बच्ची थी। हमारा लिंजुई लोगों से कहता है, यहाँ पर एक और सीक्रेट भी है इस स्वर्ड पॉन्ड के नीचे। पता है कि स्वर्ड पॉन्ड के नीचे क्या है? इस स्वर्ड पॉन्ड के नीचे तकरीबन 10 फीट तक बड़ी सी फॉर्मेशन को बिछाया गया है। वो बड़ी सी फॉर्मेशन 4 सेंट वाली स्वर्ड के साथ बनाई गई है। सेंट स्वर्ड जो कि मेरे पास है, ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड, इसके अलावा इन लोगों के पास 3 और स्वर्ड्स हैं। उन चारों स्वर्ड्स को जब मिला दिया जाता है तो उससे एक स्वर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जो कि बहुत ज्यादा डेडली है। यानजी उसे कहती है, मास्टर आपको इस बारे में कैसे पता चला? हमारा लिंजुई से कहता है, इस बात से अब क्या फर्क पड़ता है कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला है? जिस बात से फर्क पड़ता है वो बात तो ये है कि ये सभी लोग हमें यहाँ पर मारना चाहते हैं इस फोर्स सेक्रेट स्वर्ड फॉर्मेशन को यूज करते हुए हमारे पाँव के नीचे, और बहुत ही जल्दी एक्टिवेट होने वाली है। हमारा लिंजुई जियांची से कहता है, मैं अगर सच कहूँ तो तुम ही हमारे सर्वाइवल की हो, तुम यहाँ पर हमारी जान बचा सकते हो इस रे फॉर्मेशन से, क्योंकि मैं इस रे फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाऊंगा। जियांची से कहती है, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? इसे कहता है, क्या तुमने कभी ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड को यूज किया है? क्योंकि ये वाली फॉर्मेशन 4 स्वर्ड्स के साथ बनने वाली है और चौथी स्वर्ड इस वक्त हमारे पास है, और इस रे फॉर्मेशन की जो आंख होती है वो आंख ये स्वर्ड है। इसके पास भी ये वाली स्वर्ड होगी, सिर्फ और सिर्फ वही इस रे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाएगा, और ये वाली बात उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर बहुत ज्यादा प्योर है। अगर तुम ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड को यूज करते हुए रे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेती हो तो उन्हीं की चाल उन पर भारी पड़ेगी। हम उन्हीं की फॉर्मेशन को यूज करते हुए उन्हीं लोगों को मार डालेंगे। जी से कहता है, तो मैं यहाँ पर इस ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड को यूज करने के और साथ में रे फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का तरीका तुम्हारे माइंड में ट्रांसफर करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम यहाँ पर सभी लोगों को मार डालो, स्पेशली इस जियान चैन को जो हमें मारने के लिए आने वाला है। आज अगर तुमने यहाँ पर इन लोगों को मार दिया तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आखिरी वारिस तुम ही बचोगी, और उसके बाद अगली पैट्रियार्च तुम बनने वाली हो। जियांची से कहती है, अपने फादर का बदला लेने के लिए मैं ऐसा जरूर करूंगी। वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। जियांची हमारे लिंजुई के सामने बैठी होती है। लिंजुई अपने माइंड के अंदर से उस टेक्निक को एक्सट्रैक्ट करता है, इसी के साथ ही उस एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। वो जियांची की बॉडी के अंदर सारी टेक्निक्स को डाल देता है, जिसकी मदद से फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर पाएगी। थोड़ी देर के बाद लिंजुई उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मैंने कर दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो जियांची से कहती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं इस एहसान का बदला एक दिन जरूर चुकाऊंगी। मैं लिंजुई से कहता, हाँ मुझे तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चाहिए, और वो ये होने वाला है, जब मैं तुम्हें यहाँ का नया क्लैन चीफ बना दूंगा तो उसके बाद चारों की चारों सेक्रेट स्वर्ड्स मुझे चाहिए होंगी, जो मेरे पास पहले से है। बाकी की तीनों भी मुझे चाहिए, मुझे इनको यूज करना है। लांची उसे कहती है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं स्वर्ड क्लैन की नई पैट्रियार्च बन सकती हूँ? ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, मैं तो भी काफी ज्यादा छोटी हूँ और मैं एक लड़की भी हूँ। आती वो से कहती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, मैं यहाँ की पैट्रियार्च बन जाती हूँ, तो फिर ठीक है, तुम इन चारों स्वर्ड्स को लेकर जा सकते हो। अपने दोनों हाथों के साथ ये चारों स्वर्ड्स तुम्हारे सामने पेश करूंगी, तुम्हारे कदमों में रख दूंगी, तुम इन्हें लेकर जाना चाहो तो हमेशा के लिए लेकर जा सकते हो। लिंजी से कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। के बाद वो अपने पास एक पेपर निकालता है और कहता है, मैंने इस पेपर के ऊपर एक छोटा सा मैप बनाया है, जिसमें आपके मुताबिक तुम्हें उस लोकेशन के ऊपर जाना है जहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है। वो इस फॉर्मेशन का सेंटर होगा। उस जगह के ऊपर खड़ी होकर तुम अपनी पावर्स को एक्टिवेट करोगे, जिससे तुम फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाओगी। लिंजी से कहती है, लेकिन मास्टर आपका क्या, आप यहाँ पर क्या करेंगे? लिंजी से कहता है, मैं फिलहाल के लिए उसे यहाँ पर थोड़ी देर रोकने की कोशिश करूंगा, जब तक कि तुम इस फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर लेती, क्योंकि वो पहुंच चुका है। तो जियान चैन उसी वक्त वहाँ पर पहुंच जाता है अपने साथियों के साथ। जियान चैन वहाँ पर उस बड़ी सी तलवार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो क्या तुम सभी लोग रेडी हो? क्या तुम लोग मरने के लिए तैयार हो? वहाँ पर पहुंचने के बाद वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तुम्हारा लिंजुई जियान चैन से कहता है, जाओ करो। तो जियान चैन कहती है, ठीक है मास्टर, वहाँ से चली जाती है। लिंजुई से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा सर्कुलेशन से बाहर आ गए जो तुम यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आए हो कि मैं उनसे मिल सकता हूँ? चैन उसे कहता है, वो बुढ़ा आदमी कब का अपनी पोजीशन को छोड़ चुका है, पता नहीं वो अब तक जिंदा भी होगा या नहीं। फादर अब यहाँ के करंट पैट्रियार्च है, मैंने फादर के मरने के बाद मैं यहाँ का पैट्रियार्च होने वाला हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर बेहतर है मुझे इज्जत देनी होगी। फिर साथ ही वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है। जब अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है तो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आसमान के ऊपर से बहुत सारी तलवारें निकलना शुरू हो जाती हैं। लिंजुई भी अपनी जियांची से कहता है, जाओ जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करो। जियान चैन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद जब उनके ऊपर अटैक करता है तो मास्टर लियू कहते हैं, इस स्वर्ड फॉर्मेशन
फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग लगती है। अपने लिंजुई से कहता है सेंट किंग, आपने जहाँ पर हमें एक फॉर्मेशन सिखाई थी, आपने हमें 4 स्क्वायर किलिंग फॉर्मेशन सिखाई थी, मुझे लगता है कि ये वाली फॉर्मेशन उससे भी ज्यादा पावरफुल है, हम लोग इस फॉर्मेशन को भेद पाएंगे। कि मास्टर लॉन्गलिन उसे कहते हैं बेवकूफ कहेंगे, ये वाली फॉर्मेशन पावरफुल तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ड वॉशिंग पूल है। स्वर्ड वॉशिंग पूल के अंदर बहुत सारी तलवारें हैं जिनके अंदर से इतनी सारी एनर्जी निकल रही है। वैसे भी जहाँ पर 4 सेक्रेट स्वर्ड्स को यूज करते हुए फॉर्मेशन बनाई गई है वो पावरफुल तो होगी। तो लोग सोच रहे होते हैं कि हमारा लिंजुई अब यहाँ पर किस तरह रिस्पॉन्स करने वाला है। लिंजुई उनसे कहता है मेरे पास ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड है, ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड मैंने जो जियांची को दे दिया, उसी ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड की मदद से इस फॉर्मेशन को कंप्लीट किया जा सकता है। साउथर्न राम में ये वाली फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है, लेकिन इसकी वीकनेस है जो कि हमें मिल चुकी है। क्योंकि दूसरी तरफ जियान चैन जियाबिंग से कहता है तुम्हें मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। जबकि जियाबिंग भी अपने पास से फायर अटैक उसके ऊपर करती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर आया, तुम अपने साथ बहुत सारे डिसाइपल्स को लेकर आया था जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं, फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में इसका साथ दे रहे होते हैं। बिंग उसे कहती है तुम वाकई में बहुत ही घटिया इंसान हो और तुम यहाँ पर इस तरह बात कर रहे हो जैसे कि तुम अकेले मुझे मार सकते हो। लिंजुई जियाबिंग से कहता है मिस बिंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज इनमें से कोई भी यहाँ जिंदा नहीं जाने वाला क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो जियान चैन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, तुम अभी भी यहाँ पर इतनी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, अब तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसी के साथ वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। तो लिंजुई के ऊपर जब अटैक करता है वो सभी लोगों से कहते हैं सेंट किंग क्या हम आपको बचाने के लिए आपके सामने शील्ड बने, तो हमारे लिंजुई से कहता है इसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही उसकी फॉर्मेशन के अटैक्स के बीच में ही कोई काट देता है क्योंकि उसके ऊपर अटैक होता है। वो साइड के ऊपर देखता है और कहता है अब यहाँ पर कौन है जो कि मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। जब वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर साइड पर जियांची होती है। जियांची उस लोकेशन के ऊपर खड़ी होती है जहाँ पर हमारे जुंजी ने उसे खड़ा होने के लिए कहा था, वहीं पर खड़ी खड़ी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। जियांची उसे कहती है मेरे मास्टर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की तरफ देखने की भी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जियांची उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में जानवू स्वर्ड होती है, यानी वो ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड होती है। तो उसे कहता है अगर तुम्हारे पास ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड है और तुम उसको यूज भी कर सकती हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पर मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकती। मैंने यहाँ पर फोर्स वर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है जो कि बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। और उसी के साथ ही वो जियांची के ऊपर अटैक करता है, वो इस फॉर्मेशन को यूज करते हुए जियांची के ऊपर अटैक करता है। मास्टर लॉन्गलिन और एल्डर लियू दोनों बेचारे काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं अब क्या होगा, जियांची बहुत ज्यादा कमजोर है, वो वेनरेबल है। जुंजी से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जियांची संभाल सकती है, मैंने उसे बताया है कैसे वो इसको संभाल सकती है। तो जियांची वहीं पर खड़े खड़े अपनी ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड को एक्टिवेट करती है, तो उसके अंदर से ग्रीन ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है। ग्रीन ड्रैगन अपना मुंह खोलकर उसकी स्वर्ड फॉर्मेशन से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है, यानी उसको निगल जाता है। ये देखकर जियांचन बहुत ही हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ये कैसे कर लिया। इसके साथ ही जियांची वहीं पर खड़े खड़े अपनी ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड को एक्टिवेट करते हुए बाकी की तीनों सेक्रेट स्वर्ड्स को भी वापस बुला लेती है जो कि वॉशिंग पॉन्ड के अंदर होती है, वो निकलकर उसके पास आ जाती है। तो जियांची कहती है मेरी सारी सेक्रेट स्वर्ड मेरे पास आ जाओ, मैं जहाँ पर एक 4 फॉर्मेशन बनाने वाली हूँ। तो जियांची जियांचन से कहती है तुम लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया था अब उसका बदला देने का वक्त आ चुका है, अब तुम लोग मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, मुझे अब उन सारी बातों का बदला लेना है जो भी तुमने मेरे साथ किया था, तुमने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी उस सब का भी बदला लेना भी बाकी है। जियांची वहाँ पर चारों स्वर्ड्स को बुलाने के बाद उस 4 स्वर्ड सेक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है जो कि पहले जियांचन ने एक्टिवेट की थी, और वो स्वर्ड फॉर्मेशन के साथ उसके ऊपर अटैक करती है जियांचन के ऊपर। तो जियांचन कहता है ये क्या, फॉर्मेशन तो मेरे कंट्रोल से निकल चुकी है, इसका मतलब यह है कि अब ये इसको कंट्रोल कर लिया। जियांचन उन एनर्जी अटैक्स को अवॉइड कर रहा था, जबकि वो एनर्जी अटैक सीधे जाकर उस बड़ी तलवार के ऊपर लगते हैं, जिससे वॉशिंग पोल के अंदर रखी हुई बड़ी तलवार भी टूट जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सारी तलवारें जब ग्राउंड के ऊपर गिरती हैं थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि जियांचन भी वहीं पर नीचे पत्थर के ऊपर जाकर गिरता है और वो मर जाता है। उसके साथ वहाँ पर जितने डिसाइपल्स होते हैं सारे के सारे डिसाइपल्स भी वहीं पर मर जाते हैं जियांची की सेक्रेट फॉर्मेशन की वजह से। जियांची भी वहाँ पर एनर्जी को इतना ज्यादा यूज करने की वजह से एग्जॉस्टेड हो जाती है, यानी थक जाती है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है। तो हमारा लिंजुई जल्दी से जंप करते हुए ऊपर जाता है और जियांची को कैच कर लेता है और जियांची तो नीचे गिरने से बचा लेता है। वो उसे कहती है सेंट किंग मैंने कर दिया जैसा तुमने कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं लिंजुई से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तुम्हारा लिंजुई से उठा लेता है और कहता है अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो वो भी उसे कहती है हाँ हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पैट्रियार्च आ जाते हैं, यानी करंट पैट्रियार्च जो कि जियांचन के फादर हैं। वहाँ पर आने के बाद अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा कैसे मर सकता है, जिन लोगों ने मेरे बेटे की जान लिया मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं सभी को मार डालूंगा। वो अपने लोगों से कहते हैं जल्दी से जाओ, जाकर हमारे पूरे के पूरे स्वर्ड क्लैन को सील कर दो, उन सभी लोगों को ढूंढ कर निकालो, वो लोग कहाँ पर है, उनमें से एक भी बचकर जाना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्हें वहाँ पर एक बैल के बचने की आवाज आती है। तो पैट्रियार्च बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं नहीं ये तो बहुत ही बुरा है, ये बैल तो वहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर मेरे फादर रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं, कई सालों से वहाँ पर शांति से बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं और किसी ने भी उस बैल को छेड़ा नहीं। है कि मुझे पता चल चुका है कि वो लोग कहाँ पर है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर उन लोगों को देखते हैं, वो लोग मेरे फादर के पास गए होंगे। लिंजुई जंप करते हुए उस बड़ी सी बैल के ऊपर किक मार रहा था ताकि उसे बचा सके। जियांची भी फिर से होश में आ चुकी होती है। जियांची उसे कहती है सेंट किंग आप ये क्यों कर रहे हैं, आपने जहाँ पर बैल क्यों बचाया। तुम्हारे लिंजुई से कहता है बस मजे के लिए, इसमें कुछ
भी खास नहीं है। अब जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उस गेट के ऊपर हाथ रखो और उसको एक्टिवेट करते हुए दरवाजे को ओपन कर दो। जियान जी जाकर दरवाजे के ऊपर हाथ रखती है और जाम ब्लड को यूज करते हुए उसको ओपन करती है। बाकी के सभी लोग उसे कहते हैं तो चलो जल्दी से आ जाओ, हम सभी लोग अंदर जाने वाले हैं। तो वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। सभी लोग गेट को ओपन करने के बाद उस रूम के अंदर चले जाते हैं। तो उस रूम में अंदर जाने के बाद वो एक गुफा की तरह का होता है। तो सामने एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है जो कि जियांची का ग्रैंडफादर होता है। तो वो ग्रैंड की इसके दादाजी होते हैं जो कि एक पत्थर के ऊपर बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। लिंजी वहाँ पर आने के बाद जियांची से कहता है क्या तुम अभी भी इस बुढ़े आदमी को पहचानती हो कि ये कौन है, क्या तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा क्या लगता है। तो वो उसे कहती है हाँ ये मेरे ग्रैंडपा है। वो चिल्लाकर कहती है ग्रैंडपा ग्रैंडपा क्या आप ठीक है। ग्रैंडपा भी उसी वक्त अपनी आंखें खोल लेते हैं और कहते हैं ये क्या, तुम तो मेरी बच्ची हो, यहाँ पर कैसे आई। जियांची मेरा बेटा चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तो जियांची भागती हुई अपने ग्रैंडपा के साथ लिपट जाती है। ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मैं जियान लिंग टियान की बेटी जियांची हूँ और मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। ग्रैंडपा भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, मेरा बच्चा अभी तक जिंदा है। साथ ही वो उसे कहते हैं तो तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है। जी उसे लिंजुई के बारे में बताती है कि ये मेरा बेनिफैक्टर है, यानी कि यही मुझे जियांग क्लैन में वापस लेकर आया है। लिंजुई दादाजी से कहता है मैं यहाँ पर आप लोगों की ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड को वापस करने के लिए आया हूँ, मैंने इसे कंपटीशन में जीता, उसके बाद अब मैं यहाँ पर उस स्वॉर्ड को वापस देने के लिए आ गया हूँ। तो उसी वक्त वहाँ पर करंट पैट्रियार्च भी पहुंच जाते हैं जो कि इसके अंकल भी हैं, यानी जियांची के अंकल हैं। तो वो वहाँ पर आने के बाद अपने फादर से कहते हैं फादर अब जबकि आप जाग चुके हैं तो क्यों ना यहाँ पर एक बहुत ही अहम फैसला किया जाए, आप अपनी गद्दी मुझे दे दें, आप मुझे अगला पैट्रियार्च बनने दें। अगर आपने ये जल्दी कर दिया होता तो आज मेरा बेटा यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठा होता और वो हमारे सेक्टर का नया पैट्रियार्च होता, लेकिन अब वो मर चुका है। स्वर्ग क्लैन की ग्लोरी को आगे बढ़ाऊंगा। दादाजी उसकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं, यानी कि अपने बेटे की बात को इग्नोर करते हुए अपनी पोती से कहते हैं मेरी बेटी तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे लिंग टियान की याद आ रही है। जियांची भी उनकी बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है। एक तरफ से उसके अंकल चिल्लाकर कहते हैं बुड्ढे खूसट कहेंगे क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं, क्या तुम और 10 साल यहाँ पर रिट्रीट में रहने वाले हो, कहीं तुम बहरे तो नहीं हो गए। अगले और 10 साल तक इंतजार नहीं करने वाला कि कब तुम तुम्हारा यहाँ से जागो और उसके बाद उठकर फैसला करो कि तुम्हारी जगह के ऊपर मैं नया किंग बनूंगा, यानी मैं नया पैट्रियार्च बनूंगा जियान क्लैन का। लोग तो यहाँ पर होते हैं। इसी के साथ ही जिया बिंग के अंकल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिया बिंग के अंकल वहाँ पर आते हैं और कहते हैं मोराने दोस्त कीजुन क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पर चला आता हूँ। कि जियान कीजुन भी उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो मेरा ब्रदर जिया है, तो जिया ही तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वैसे काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम भी यहाँ पर आ गए हो, मेरी मदद हो जाएगी। तो जिया बिंग उसे कहती है अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। लिंजी उसे कहता है इंतजार करो, अभी बहुत ही अच्छा शो यहाँ पर दिखने वाला है और तुम इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगी। जिया बिंग के अंकल उसे कहते हैं जिया बिंग मैं यहाँ पर तुमसे सेक्रेट हार्ट कॉल्ड्रॉन लेने के लिए आया हूँ, मुझे और तुमसे क्या चाहिए, मुझे वो दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिया बिंग उसे कहती है जिया जैन क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि हमारे जो सेंट किंग है वो उस कॉल्ड्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने कॉल्ड्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर हम लोग ग्रैंडफादर को नहीं बचा पाएंगे। लिंजुई जिया बिंग से कहता है तुम बहुत ज्यादा मासूम हो, तुम्हें अभी तक इसका प्लान समझ में नहीं आया। उस वक्त जब मैंने इनको धमकी दी थी मैं उस वक्त तुम्हारे जाओ क्लैन में खड़ा था, तुम्हारे जाओ क्लैन में खड़ा होकर कहा था कि मैं इस कॉल्ड्रॉन को तोड़ दूंगा, इसी वजह से तुम लोगों ने पीछे हटने का फैसला किया था। जबकि यहाँ पर तुम्हारे जाओ क्लैन से तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, अगर मैं इस कॉल्ड्रॉन को तोड़ भी देता हूँ इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा जल्दी है कि ग्रैंडफादर बीमारी से मर जाए और उसकी जगह के ऊपर ये फैमिली का नया हेड बन जाए। ये चाहता है कि मैं यहाँ पर फोर्सफुली इस कॉल्ड्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दूं। जिया जैन भी हमारे लिंजुई की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है लड़के तुम वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो, तुम ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो बल्कि तुम्हारा दिमाग भी तेज चलता है। हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ कि तुम उस कॉल्ड्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दो। तुम्हारे कॉल्ड्रॉन को डिस्ट्रॉय करने के बाद ग्रैंडफादर बीमारी से मर जाएंगे और उसकी जगह के ऊपर जाओ क्लैन का नया लीडर मैं बन जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरे किसी काम आ सको तो मेरे काम जरूर आना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे जीनियस लोगों की कदर करता हूँ। तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ नहीं रहोगे, मेरे साथ रहोगे, मैं बहुत सारे बेनिफिट्स दूंगा, इतने सारे बेनिफिट्स दूंगा कि तुम्हें 8 क्लैंस का बहुत ही पावरफुल मेंबर बना दूंगा। एल्डर लियो और मैंगजुई कहते हैं तो लगता है कि ये यहाँ पर पूरा प्लान बनाकर आया हुआ है और यहाँ पर ये हमारे सेंट किंग को ऑफर्स भी कर रहा है। मैं लिंजी से कहता हूँ अगर मैं यहाँ पर ये कहूँगा मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो तो फिर क्या होगा। या जैन हमारे लिंजुई से कहते हैं अच्छा ठीक है, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से समझती हो कि तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, यानी कि अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो फिर तुम हमारे दुश्मन हुए और हम अपने दुश्मन को जिंदा कैसे छोड़ेंगे जो कि इतना ज्यादा कैपेबल हो। तो इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। हमारा लिंजुई कहता है लगता है कि तुम और जियान कीजुन तुम दोनों का एक ही इरादा है, तुम दोनों मुझे आज यहाँ से जिंदा जाने नहीं दोगे, तुम दोनों ही मुझे मारना चाहते हो। जबकि दूसरी तरफ ग्रैंडफादर हमारे जियांची से पूछ रहे होते हैं मुझे ये बताओ हमारे अंकल का बेटा जियान चैन वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो जियांची उनसे कहती है फोर सेक्रेट स्वर्ड्स को यूज करते हुए फॉर्मेशन को यूज किया जिसके बाद मैंने जियान चैन को मार दिया, वो मेरे हाथों से मारा गया है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वो मेरा पोता मर गया, जियान चैन वो काफी स्ट्रॉन्ग था और तुमने उसे मार दिया। जियांची उनसे कहती है ग्रैंडपा उसने फोर सेक्रेट स्वर्ड फॉर्मेशन को यूज करते हुए मुझे मारने की कोशिश की थी, फिर उसके बाद मैंने रिटर्न में उसी फॉर्मेशन को यूज करते हुए उसे मार दिया। कि मैं लिंजुई यहाँ पर ग्रैंडपा के कान भरते हुए कहता है अब तो आपको समझ आ गई होगी यहाँ पर आपके जियान क्लैन का लीडर कौन होना चाहिए जो कि ज्यादा पावरफुल हो। क्या आपको लगता है कि कीजुन का बेटा यहाँ पर एक नया पैट्रियार्च बनने
के लिए ठीक था। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर आइडिया होगा कि आप किसे नया पैट्रियार्च बनना है। लिंजुई ने ग्रैंडपा के कान में ये बात डाल दी है, तो अब देखते हैं ग्रैंडपा यहाँ पर क्या फैसला करते हैं और कीजुन और उसके साथ साथ जिया हान वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन ये वाली बात सुनने के बाद जियांचन के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो जल्दी से एनर्जी के साथ एक बड़ी सी तलवार बनाते हैं और इसी के साथ जियांची के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे की जान ली। मुझे लगा कि इस लिंजुई ने उसकी जान ली है। जब वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसी वक्त वहाँ पर ग्रैंडपा अपने हाथ को सामने की तरफ करते हैं। अपने हाथ को सामने करते हुए वो अपने हाथ को झटका देती है और उस एनर्जी स्लैश उस एनर्जी से बनी हुई तलवार को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जियांची को उस अटैक से बचा लेते हैं। जबकि उसका अपना ही बेटा उसी के हिसाब से कहता है, तुम कमीने बुड्ढे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे अटैक को ब्लॉक करने की। ग्रैंडपा फिर से जियांची से पूछते हैं, जियांची मुझे ये बताओ क्या ये बात वाकई में सच है? क्या जियांची ने तुम्हें मारने की कोशिश की और मेरे बेटे ने उसे मारने के लिए तुम्हें कहा था? जियांची उनसे कहती है, हाँ ये बात बिल्कुल वैसी है। वो लोग ना सिर्फ मुझे मारना चाहते थे बल्कि मेरे साथियों को भी मारना चाहते थे। लॉर्ड लिन और उनके साथ जितने भी साथी मेरे साथ आए हुए हैं। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, तो अब यहाँ पर ये फैसला हो चुका है, तुमने जो भी कहा मुझे इस बात के ऊपर यकीन है। तो ग्रैंडपा अपने बेटे से कहते हैं, तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी ज्यादा विशेष निकला। मुझे पता था कि तुम एक अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने अपने बेटे को बिल्कुल भी अच्छी तालीम नहीं दी। उसने मेरी पोती को मारने की कोशिश की। उनका बेटा उनसे कहता है, लेकिन फादर आप इस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? आपको अच्छी तरह से पता है कि इसका फादर क्या था, उसने गद्दारी की थी और इसने भी यहाँ पर गद्दारी की है। आप यहाँ पर इसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लिंजुई से कहता है, तुम यहाँ पर कौन सी गद्दारी की बात कर रहे हो? मुझे बताया कि तुम्हें जियान लिंगटियान की मौत के बारे में हम सभी लोगों से ज्यादा अच्छी तरह से पता है। तुम्हें पता है कि जियान लिंगटियान की मौत कैसे हुई और उसके ऊपर ये सारे इल्जाम किसने लगाए थे। बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में यहाँ पर बोलने की? ग्रैंडपा से कहते हैं, तुम खामोश रहो। और लिंजुई से कहते हैं, लिंजुई तुम बात करो, तुम यहाँ पर क्या बताना चाहते हो कि जियान लिंगटियान की मौत कैसे हुई थी? लिंजुई से कहता है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा बड़ा बेटा जियान कीजुन वो जियान लिंगटियान के बिल्कुल भी बराबर नहीं था, यानी कि उससे फाइट करने के लायक भी नहीं था। आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। तुम्हारा बड़ा बेटा जियान लिंगटियान उसकी मौत कैसे हुई थी? उसकी मौत एक पिल के साथ हुई थी। एक पिल जो कि पिल हाउस वालों ने बनाई थी, यानी याओ फैमिली के लोगों ने बनाई थी। पिल को खाने के बाद जिसके अंदर पॉइजन था उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसको कलरलेस ब्लड रिवर्सल पिल कहा जाता है। तो ये वाली बात सुनते ही जियान कीजुन और उसके साथ साथ जिया जैन वो दोनों ही साथ ही चलाकर उसे कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो? अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी मौत पॉइजन के साथ नहीं हुई थी। लेकिन हमारा लिंजुई यहाँ पर बात को छोड़ता नहीं है, वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है। वो ग्रैंडफादर से कहता है, ग्रैंडपा आपको ये बात अच्छी तरह से पता थी, ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि जियान लिंगटियान आपके बड़े बेटे जियान कीजुन उससे ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब तो आपके पास और कोई भी ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि जियान कीजुन इतना बेहतर है ही नहीं और उसका बेटा भी यहाँ पर मर चुका है। जियान चैन के मरने के बाद यहाँ पर जियान लिंगटियान की बेटी वापस आ चुकी है, जिसकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा प्योर है और काफी ज्यादा बेहतर है। वो सभी लोगों से ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अब गद्दी के ऊपर उसे बैठना चाहिए। जियान कीजुन के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर है। ग्रैंडपा जियान जी से पूछते हैं, जियान जी मुझे ये बताओ क्या ये बात वाकई में सच है कि तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन की पावर है वो बहुत ज्यादा प्योर है, यहाँ तक कि तुम्हारे अंकल जियान कीजुन से भी ज्यादा बेहतर है? उनसे कहती है, जी ग्रैंडपा ये बात वाकई में सच है। सुनने के बाद ग्रैंडपा जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि मेरे स्वर्ड क्लैन को एक नया सक्सेसर मिल चुका है, यानी कि हमें हमारा नया लीडर मिल गया है। तो ये बात सुनते ही जिया जैन और इसके साथ साथ उसका बेटा वो दोनों रेबल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं, यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जियान कीजुन जिया जैन से कहते हैं, जिया जैन यहाँ पर मेरी मदद करो, मेरा बाप बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका है, पिछले 10 साल से यहाँ पर रिसर्कुलेशन में बैठा हुआ था और मुझे नहीं लगता कि इसकी कल्टीवेशन पहले से ज्यादा बड़ी होगी और ये काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और कमजोर भी हो चुका है। दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं। इसको हराने के बाद मैं पैट्रियार्च बनूंगा और तुम्हें तुम्हारी फैमिली का पैट्रियार्च बनने में मदद करूंगा। हाँ, लिंजुई कहता है, लगता है कि तुम लोग अब इस बात को और ज्यादा छुपा नहीं सकते थे, जैसे तुम लोगों ने यहाँ पर इस बात को जाहिर कर दिया है। तो जियान कीजुन चिल्लाकर उसे कहते हैं, हाँ ये बात ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ कि ये सब कुछ मेरा प्लान था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। अपने भाई जियान लिंगटियान को मरवाया था और उसके बाद अब तुम सभी लोग भी यहाँ पर मरने वाले हो। ग्रैंडफादर काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, तुम कोई गिफ्टेड बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो। लगा था कि जियान लिंगटियान के मरने के बाद मैं तुम्हें पैट्रियार्च बना सकता हूँ, क्योंकि तुम भी एक गिफ्टेड बच्चे हो, बिल्कुल अपने भाई की तरह। लेकिन तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक होशियार इंसान निकले, तुम एक बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान निकले। अपने ही भाई की जान ले ली। अपने भाई की जान लेने के बाद अब तुम अपनी ही अकेलौती भतीजी की जान लेना चाहते हो, जो तुम्हारे भाई की आखिरी निशानी है। तो मतलब यह है कि आज मुझे यहाँ पर अपने जियान क्लैन में से सारे गंदे अंडों को बाहर निकालना होगा। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तलवारें बनाते हैं और इन तलवारों के साथ ही उसके ऊपर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ से उसका बेटा भी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है, बुड्ढे आदमी तुम तो पागल हो चुके हो, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम यहाँ पर मुझसे मुकाबला करोगे, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद जियान कीजुन वहाँ पर अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाते। जब वो साइड के ऊपर देखते हैं तो जिया जैन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है, ब्रदर ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, मैं इस फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहता, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। और वो जल्दी से वहाँ से भागकर जा रहा होता है, जबकि मास्टर जियान कीजुन कहते हैं, ये कमीना है, मौका देखते यहाँ से भाग गया। जब इसे लगा कि मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ तो इसने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो ग्रैंडफादर के अटैक की वजह से उनका बेटा कीजुन जख्मी हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और अपने फादर से कहता है, फादर प्लीज मेरे पर तरस खाएं, प्लीज मेरी जान मत लेना। तो उसके फादर उसे कहते हैं, तुम और तुम्हारे साथ जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पैट्रियार्च की गद्दी को हासिल करने के लिए सब
सब कुछ किया, ये सारे बुरे काम किए, मैं उन सभी लोगों को सजा जरूर देकर रहूंगा। तुमने मेरे बड़े बेटे जियान लिंगटियान की जान ली थी, अगर उसकी बेटी यहाँ पर रहेगी तो फिर तुम यहाँ पर कैसे रह सकते हो? तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना पड़ेगा। और वो अपने हाथ को घुमाते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं। यहाँ पर जियान कीजुन मर जाते हैं और जियान कीजुन के मरने के बाद ग्रैंडपा ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि अब उनके दोनों बेटे मर चुके हैं। दोनों बेटों के मरने के बाद अब बस उनके पास उनकी पोती बची है। लिंजुई आगे बढ़ता है और उनसे कहता है, ग्रैंडपा आपको यहाँ पर बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि अब जब आपके पास नया पैट्रियार्च आने वाला है, यानी कि जियांची, जो कि बहुत ही अच्छी है, उसकी जो ब्लड लाइन की पावर है बहुत ज्यादा प्योर है और ऊपर से उसके टैलेंट्स भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, की मौजूदगी में आपका स्वर्ड क्लैन बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है। और फिर ग्रैंडपा को भी एक झटका लगता है, उनके मुंह से ब्लड निकलता है और वो भी वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग भी आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, पैट्रियार्च के साथ क्या हुआ? चलो जल्दी से आकर देखो पैट्रियार्च को क्या हुआ है। तुम्हारा लिंजुई कहता है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इनको ठीक किया जा सकता है। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे लोगों के पास कुछ अच्छी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी जड़ी बूटियां जिनके साथ हम लोग कुछ मेडिसिन बना सकें? कि मैं इनके हार्ट डिजीज को ठीक करना चाहता हूँ, इनके दिल के अंदर जो बीमारी है उस पल्स को मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लोग उसे कहते हैं, नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा लिंजुई उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, आगे के सभी लोगों के पास जड़ी बूटियां नहीं होती, ना ही जियान क्लैन के लोगों के पास। तुम्हारा लिंजुई कहता है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसके पास चेक करें। तुम्हारा जो पैट्रियार्च जो अभी यहाँ पर मर चुका है, उसकी रिंग के अंदर शायद इस तरह की जड़ी बूटियां हो सकती हैं। वो आगे बढ़ता है और उसकी रिंग उठा लेता है और उसकी रिंग को उठाकर चेक करता है तो उसके अंदर उसे जड़ी बूटियां मिल जाती हैं। लिंजुई उस रिंग के अंदर से जड़ी बूटियां बाहर निकालता है और उस रिंग के अंदर काफी सारी जड़ी बूटियां होती हैं जिनको यूज करते हुए वो पिल बना सकता है। तो वो सभी देखने वाले कहते हैं, लड़का कर क्या रहा है, ये इन दोनों रिंग्स को अपने पास क्यों रख रहा है और रिंग के अंदर जो भी माल था ये उसको इस्तेमाल कर रहा है, ये तो हमारे जियान क्लैन की प्रॉपर्टी है। और लिंजुई उसे कहता है, मैं तुम्हारे लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे पैट्रियार्च को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन रिंग्स के अंदर से जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करूंगा और उनके साथ पिल बनाऊंगा। तो वो उसके अंदर से जड़ी बूटियां निकाल लेता है। उन जड़ी बूटियों को निकालने के बाद उसके पास जो वायलेंट फ्लेम्स होती है उसको यूज करते हुए उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता है। देखने वाले लड़के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, जी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों और फायर को यूज करते हुए पिल बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले हमने कभी भी किसी को इस तरह पिल बनाते हुए नहीं देखा, क्योंकि पिल्स को बनाने के लिए हमेशा कॉल्ड्रॉन की जरूरत पड़ती है। ये कोई बहुत ही बड़ा डॉक्टर तो नहीं है, या एल्केमिस्ट तो नहीं है। तुम्हारा लिंजुई उनसे कहता है, नहीं मैं कोई बहुत ही बड़ा डॉक्टर या एल्केमिस्ट नहीं हूँ, तो पिल्स के बारे में बस थोड़ा बहुत पता है। हमारा लिंजुई वहाँ पर पिल को कम्प्लीट कर लेता है। पिल को बनाने के बाद हमारे जियांची से कहता है, जियांची तुम ये वाली पिल अपने ग्रैंडपा को दे सकती हो। तो जियांची उसके हाथ से वो पिल ले लेती है। हमारे लिंजुई से कहता है, तुम अपने ग्रैंडपा को पिल दो और उनके पास ही बैठना, हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ से जा रहे हैं, हमें एक जरूरी काम करने के लिए जाना है। जो उसे कहती है, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा लिंजुई वहाँ से बाकी की तरफ बढ़ जाता है। हमारा लिंजुई वहाँ से जा रहा था तो एक लड़का उसे कहता है, सर आपने यहाँ से जो रिंग्स ली है वो हमारे जियान क्लैन की प्रॉपर्टी है, वो हमें वापस कर दे। लिंजुई उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम लोग उन रिंग्स की बात कर रहे हो जिनके अंदर से मैंने जड़ी बूटियां निकाली है, जो तुम्हारे पैट्रियार्च से मैंने उठाई है। लिंजुई अपने पास से वो रिंग निकालता है और उसे कहता है, एक रिंग तुम्हारे पैट्रियार्च की, दूसरी जियान चैन की और तीसरी एक और लड़के की थी। सारी की सारी रिंग्स तो तुम्हारे जियान क्लैन की प्रॉपर्टी है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो तुम अपनी रिंग्स को वापस ले सकते हो। तुम्हारा लिंजुई उनकी रिंग्स को उनको वापस कर देता है। तो वो अपनी रिंग्स को वापस कर ले लेते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं, ये क्या, इस लड़के ने इन रिंग्स को इतनी आसानी के साथ वापस कैसे कर दिया, लगा तो नहीं था कि इन रिंग्स को वापस करेगा। लेकिन जैसे वो उनके अंदर देखते हैं तो बिल्कुल खाली होती है, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। लिंजुई ने सब कुछ पहले निकाल लिया है। वहाँ से ये लोग बाहर की तरफ निकलते हैं तो एल्डर लियू हमारे लिंजुई से कहते हैं, मास्टर लिन लगता है कि आपने इस बार काफी बड़ा हाथ मारा है, आपके पास काफी सारी जड़ी बूटियां स्पिरिट मटेरियल्स आ गए हैं। उसे कहता, हाँ फिर भी ये बहुत ज्यादा कम थे। तो मैंगशुई हमारे लिंजुई से कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रख सकेंगे, क्योंकि अब तुम जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर शोर मच जाता है, सभी लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मास्टर आया है। थोड़ी देर में ये खबर हर तरफ फैल जाती है। स्वर्ड क्लैन यानी कि जियान क्लैन में ये खबर फैल जाती है। जियान कीजुन और उसका बेटा जियान चैन दोनों ही मर चुके हैं और उसकी जगह के ऊपर वहाँ पर नया पैट्रियार्च बैठेगा जो कि जियान लिंगटियान की बेटी है। सब कुछ लिंजुई की वजह से पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट सीन हमें जाओ फैमिली का भी दिखाते हैं। जाओ फैमिली में जाओ जैन वापस आते हैं और आकर अपने छोटे भाई को सारी बात बताते हैं। उस कमीने लिंजुई ने फिर से इस सब मसले में अपनी टांग अड़ाई है, लड़के ने मेरे प्लान्स को फेल कर दिया। तो तीसरी तरफ वाइन गार्डियंस को भी इस बारे में पता चल जाता है। वाइन गार्डियंस को भी पता चलता है कि लिंजुई ने कर दिया जैसा उसने कहा था, उसने बिल्कुल वैसा ही किया है। वो कहती है, लिंजुई ने कहा था कि वो इन दोनों क्लैंस को अपने अंडर कंट्रोल में ले आएगा और वाकई में उसने उन दोनों क्लैंस को अपने अंडर कंट्रोल में ले आना है। एक क्लैन को तो उसने ले आया है। हमारा लिंजुई रात के वक्त फिर से जियान क्लैन में जाता है, क्योंकि अभी उसने यहाँ पर चारों सेक्रेट स्वर्ड्स को भी तो हासिल करना है। तो वो वहाँ पर खड़ा होता है तो ग्रैंडपा और उसके साथ जियांची वो दोनों उसके पास आते हैं और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसे कहते हैं, मिस्टर लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। लिंजुई कहता है, हाँ क्यों नहीं सर, मैं भी आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो वो दोनों अकेले में जाकर बैठ जाते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जो पिल बनाकर दी थी वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से मेरे दिल की बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हमारे जियान क्लैन के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे ये बताओ कि मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूँ। तुम्हारा लिंजुई से कहता है, चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर काम की बात कर ही लेते हैं। तो काम की बात ये है कि मुझे इसके बदले में तुमसे वो चारों सेक्रेट स्वर्ड्स चाहिए। मैं सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए उन्हें उधार लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो वो उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम उन्हें उधार ले सकते हो, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें वो क्यों चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उन्हें कैसे इस्तेमाल करोगे। हमारा लिंजुई से कहता है, क्या तुम्हें याद
याद है आज से तकरीबन 33 ईयर्स पहले बुद्धा एम्परर ने एक ऑर्डर जारी किया था। उस ऑर्डर के मुताबिक उसने कहा था कि आसपास के एरिया में जितनी भी लाशें हैं उन सारी की सारी लाशों को 10,000 हॉल में लाया जाए, जबकि उन सभी को ना दफनाया जाए ना उनको जलाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर एक ऑर्डर ये भी था कि उन सभी की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। 40 साल से कम उम्र के जितने भी लोग मरेंगे उन सभी की डेड बॉडीज को उसके पास लाया जाएगा। लिंजू से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये वाली सीक्रेट की बात भी बताता हूँ कि वो वाला जो डिक्री था वो फेक था। एम्परर ने ऐसा कोई भी ऑर्डर कभी भी जारी किया ही नहीं। बुद्धा एम्परर का मतलब यह है कि बुद्धा कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता। इसी वजह से बुद्धा एम्परर इस तरह का ऑर्डर दे ही नहीं सकता। बात तो यह है कि बुद्धा एम्परर बहुत ज्यादा जख्मी है, वो बुरी तरह से जख्मी है, जिसकी वजह से 33 साल पहले ये ऑर्डर किसी और ने दिया था वहाँ पर डेड बॉडीज को इकट्ठा करवाने के लिए। मैं तुमसे ये चारों सेक्रेट वर्ड इसलिए उधार लेना चाहता हूँ क्योंकि इस सब का ताल्लुक भी बुद्धा एम्परर के साथ है। उनका ताल्लुक इस सिचुएशन के साथ है कि बुद्धा एम्परर अब जख्मी है और बुद्धा एम्परर को बचाना जरूरी हो गया है। वक्त एक और डेविल एम्परर है जो कि यहीं पर इसी एरिया में है। बहुत ही जल्दी तुम्हारी साउदर्न राम में एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है और जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तबाही भी मचेगी। अभी लोगों को यहाँ पर तैयार होना पड़ेगा और मुझे भी यहाँ पर अपने बॉटम कार्ड्स को तैयार करना पड़ेगा इससे पहले कि हम लोग उस बड़ी तबाही का सामना करें। ग्रैंडपा उसी वक्त उन चारों तलवारों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं हमारी उस मेडिसिन की वजह से मेरा दिल बिल्कुल ठीक हो चुका है, मुझे काफी ज्यादा हौसला मिला है और मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें ये तलवारें देने को बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि साउदर्न राम में जो बड़ी तबाही मचने वाली है मैं उसको बचाने के लिए तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और जहाँ पर जो नए चेंजेस आने वाले हैं मैं उन सब का पार्ट भी नहीं बन सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पोती को अपने साथ लेकर जाओ। अगर तुम जियांची को अपने साथ लेकर जाते हो तो उसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उसे हमारे जियान क्लैन का हेड बनना पड़ेगा। वो बहुत ही जल्दी नई पैट्रियार्च बनेगी। लिंजी के पास से वो चारों तलवारें ले लेता है और उन्हें अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और कहता है ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया, मैं आपकी पोती को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी अब ताकि वो यहाँ पर पैट्रियार्च बनने के लिए तैयार नहीं हो जाती। ग्रैंडपा उसे कहते हैं अच्छा ठीक है अब तुमने वो चारों तलवारें ले ली, अब इसके साथ साथ मुझे तुम्हें पास ऑन करने दो। मैं तुम्हें वो सारी टेक्निक्स दे देता हूँ जिन टेक्निक्स की मदद से तुम यहाँ पर उस बड़ी किलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकते हो, उस फोर्स वर्ड सेक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाओगे जो तुमने वहाँ पर देखी होगी उस पॉन्ड के पास। अगर तुम्हारे पास चारों स्वर्ड्स मौजूद हैं लेकिन तुम्हारे पास वो मेथड नहीं है तब भी तुम उस सेक्रेट स्वर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। अगर तुम मेरे पास से वो तरीका नहीं लेते तो हमारे लिंजी से कहता है स्वर्ड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपको मुझे वो मेथड बताने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पर कोई सेक्रेट स्वर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं करने वाला कि मैं इन चारों स्वर्ड्स को वहाँ पर यूज करने के बाद एक 5 डिस्ट्रक्टिव डिवाइन किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाला हूँ जो कि गॉड किलिंग फॉर्मेशन होने वाली है। ये बात सुनते ही ग्रैंडपा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम वाकई में द ग्रेट गॉड किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाले हो? ये वाली फॉर्मेशन तो आज से हजारों साल पहले ही खो चुकी है, किसी को भी इस फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्या तुम्हें वाकई में अभी तक इस फॉर्मेशन का तरीका याद है? लिंजी उठकर खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है मुझे ये वाली टेक्निक बाई चांस मिली थी लेकिन फिलहाल के लिए मुझे किसी और जगह पर जाना है। अभी मैं फिलहाल जाओ क्लैन में जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर किसी से मिलने के लिए जाना है, प्लीज मुझे माफ करना, फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। तो वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए नहीं आ सकता। साथ ही हमारा लिंजी अंदर से सोच रहा होता है इस बुड्ढे को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ इसे ये वाली फॉर्मेशन का टेक्निक बता दूंगा, यानी गॉड किलिंग फॉर्मेशन का मेथड बता दूंगा। उसको सीखने के लिए मैं पूरे 1 लाख साल तक मरता रहा हूँ और फिर जिंदा होता रहा हूँ। लिंजी जब वहाँ से जा रहा था तो उसी वक्त जियान क्लैन का एक लड़का भागता हुआ आगे बढ़ता है और अपने पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च लड़के ने हमारे पास से सब कुछ छीन लिया, इसने हमारे मरे हुए लोगों के पास से उनकी रिंग्स ली और उनके अंदर जितना भी खजाना था वो सारे का सारा ले लिया और खाली रिंग्स हमें वापस कर दी। को नहीं लगता कि हमें जाकर इस लड़के से पूछना चाहिए कि इसने वो सब कुछ कहाँ रखा है, वो हमें वापस दे। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाते हैं और इसी के साथ ही वो एनर्जी को रिलीज करते हैं जिसके साथ वो लड़का पीछे दीवार के साथ जाकर पटकता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता वो लिंजी उसकी क्वालिफिकेशंस कितनी ज्यादा है, उसके पास एक एम्परर बनने की क्वालिफिकेशंस, और तुम्हें लगता है कि मैं उससे सवाल पूछूं, मैं उससे कहूं कि वो रिंग्स में मौजूद चीजें मुझे वापस कर दे। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ रिंग्स थी जो वो अपने आप से यहाँ से ले गया। अगर वो मुझे कहे कि मैं अपने जियान क्लैन के सभी लोगों को मारकर उसके सामने रख दूं तो मैं तुम सभी लोगों को मारकर उसके सामने भी रख दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि मैं उस बंदे का सामना कर सकूं। मार खाने के बाद वो लड़का उनसे कहता है जी पैट्रियार्च मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया, अब क्या कहना चाहते हैं। सीन में लिंजुई का दिखाया जाता है। लिंजुई जियाबिंग के पास आता है, लोग यहाँ से सीधे याओ क्लैन में वापस जाने वाले हैं। तो जियाबिंग उसे कहती है मिस्टर लिंजुई आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडपा की इलनेस को भी याद रखने के लिए, मुझे लगता है कि आप उनका इलाज भी कर सकते हैं। लिंजुई से कहता है मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की बीमारी को इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकता हूँ, मैं भी अपने ग्रैंडपा से बहुत ज्यादा प्यार करता था इसी वजह से। सुनने के बाद जियाबिंग शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मिस्टर लीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। जियांची भी वहाँ पर आती है और उनसे कहती है तो हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। वो हमारे लिंजुई से पूछ रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएंगे।
लिंजुई कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बाकी के दोनों एल्डर्स कहाँ पर हैं, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मैं उन सभी को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। तो जियांची उनसे कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। लिंजुई कहता है नहीं तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर जियान क्लैन में रहो, तुम्हें यहीं पर फिलहाल के लिए रहना होगा। जियांची चिल्लाकर उसे कहती है लेकिन मास्टर मुझे आपके साथ जाना है सेंट किंग, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। लिंजुई कहता है मुझे लगता है कि जियान क्लैन में तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे जरूरी काम है। उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है यहाँ पर तुम्हें पैट्रियार्च बनना, और पैट्रियार्च बनने के लिए तुम्हें बहुत सारे जरूरी काम करने पड़ेंगे। हमारे फादर ने यहाँ पर पैट्रियार्च की गद्दी के लिए अपनी जान दे दी थी, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है अपने फादर की उस जोड़ी हुई गद्दी के ऊपर बैठने की, उसके ऊपर बैठो और यहाँ पर राज करो। जियांची उसे कहती है लेकिन फिर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा, मुझसे ये वादा करो कि जब मैं यहाँ पर थ्रोन के ऊपर बैठने लायक हो जाऊंगी, यानी कि जब मैं पैट्रियार्च बन जाऊंगी, तब तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे। लिंजुई से कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। बाद में लिंजुई जियाबिंग को अपने साथ लेता है और उसके याओ क्लैन की तरफ निकल पड़ता है, जबकि जियांची को ये लोग यहीं पर जियांग क्लैन में छोड़ जाते हैं। लोग अपनी शिप के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और शिप चलती हुई सीधी याओ क्लैन की तरफ आगे बढ़ती है। जियाबिंग उसे कहती है फिलहाल के लिए तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूंगी, जहाँ पर भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लिंजुई कहता है ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है। लिंजुई से कहता है कि तुम्हारे याओ क्लैन में ये वाली ट्रिप मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा सिंपल होने वाली है, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जियाबिंग उसे कहती है तो मास्टर प्लीज मुझे अकेले वहाँ पर जाने दे, अगर मैं वहाँ पर अकेले जाती हूँ तो ये काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, हमारे साथ मत आए। मैंगजी भी वहीं पर आ जाती है और उसे कहती है जियाबिंग तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर इसने कहा कि ये खतरनाक है तो इसका मतलब यह है कि इसने इस खतरे से निमटने के लिए कोई ना कोई प्लान भी बना रखा होगा। एल्डर लॉन्गलिन और एल्डर लियू भी वहीं पर होते हैं, वो उसे कहते हैं हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है कि सेंट किंग ने पहले से कोई ना कोई प्लान बनाकर रखा हुआ है, इसी वजह से हम लोग उस खतरनाक जगह के ऊपर जा रहे हैं। लिंजुई अपनी रिंग के अंदर से कपड़े निकालता है और उनसे कहता है चलो जल्दी से पहले अपने कपड़े पहन लो, इसके साथ साथ इस बेल्ट को भी अपने पास रखो। कपड़ों और बेल्ट का मतलब यह है कि आज के बाद से हम लोग जियांग क्लैन के मेंबर्स हैं, हम लोग वहाँ पर जियांग क्लैन के एल्डर्स बनकर जाने वाले हैं। सभी लोग अपनी अपनी ड्रेस उठाते हैं और उठाकर अंदर चले जाते हैं ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर सकें। लिंजुई भी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उस शिप के ऊपर उसे एक बंदा दिखाई देता है, उसे उसका साया महसूस होता है। तुम्हारा लिंजुई कहता है फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाओगे। ये बंदा लूशु होता है, ये वही डीमन किंग है जिसको उस मिरर ने बनाया है, जो कि एक सैक्रेड आइटम है। तो लूशु उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में यकीन था कि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आऊंगा। फिर साथ ही वो डेक के ऊपर से गायब होता है, हमारे लिंजुई के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे कहता है मुझे बताओ क्या तुम रेडी हो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? लिंजुई से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम्हारे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम मुझे मार सको, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे मार तो बिल्कुल भी नहीं सकते। हमारा लिन सोच रहा होता है कि इसका प्रेशर काफी ज्यादा है। लूशु भी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और हमारे लिंजुई से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फिलहाल के लिए मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकूं, बस इंतजार करो, जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा, उससे पहले तुम्हें मारूंगा। फिर साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद हमारा लिंजुई जो पहले वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, वो कहता है लगता है कि ये सब कुछ और भी बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लूशु के वहाँ से गायब होने के बाद मैंगजी भागती वहाँ पर आती है और उसे कहती है हमारे पर दुश्मन ने अटैक किया है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ, हमारे प्रिंस को बचाना होगा, यानी कि सेंट किंग को बचाना होगा। ये सभी लोग भागते हुए हमारे लिंजुई की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा लिंजुई भी वहीं पर नीचे गिर जाता है। लिंजुई वहाँ पर उसके प्रेशर को ब्लॉक तो कर रहा होता है, लेकिन अंदर से वो काफी जख्मी होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलता है और झटका लगने की वजह से वहाँ पर गिर जाता है। मैंगजी उसे कहती है ये कौन था, यहाँ पर कौन आया था जिसने तुम्हें इस तरह से जख्मी कर दिया? हमारा लिंजुई उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी देर में दोबारा से नॉर्मल हो जाऊंगा। हमारा लिंजुई वहीं पर बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट करता है। साथ ही उन्हें बताता है कि उसने यहाँ पर किसका सामना किया है। वो उनसे कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं यहाँ पर एक सैक्रेड मिरर को ढूंढ रहा हूँ, एक डिवाइन आइटम है, उस डिवाइन आइटम उस मिरर ने एक डीमन किंग को दोबारा से जन्म दिया है, तो वही डीमन किंग यहाँ पर आया था। शाइनिंग मिरर ने यहाँ पर जिस डीमन किंग को दोबारा से रिक्रिएट किया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस बार काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस फाइट में। एल्डर लियू उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तो उसने तुम्हें जख्मी कर दिया, इसका मतलब यह है कि हमने जिस 7 कार्मा डीमन एम्पर को मारा था, 7 कार्मा डीमन एम्पर से ज्यादा पावरफुल है, हम लोग उसको यहाँ पर कैसे हराएंगे? लिंजुई वहीं पर बैठे बैठे अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर लेता है और साथ ही वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। बाकी के सभी लोग भी देखकर काफी हैरान होते हैं कि यहीं पर बैठे बैठे इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। लिंजुई कहती है इस बंदे की फिजिक जितनी ज्यादा बेहतर होती जाती है उतनी ज्यादा ये लेवल अप करता है और उतनी ज्यादा जल्दी इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और जो ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। लिंजुई वहीं पर बैठे बैठे दोबारा से मेडिटेट कर रहा था और उसके बाद वो अपनी तरफ देखता और कहता है तो यहाँ पर रीइंकार्नेशन राम के 6 लेवल तक पहुंच चुका हूँ, मैंने यहाँ पर बैठे बैठे 2 इकट्ठे लेवल अप्स किए हैं, तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है। लिंजुई जब वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था वो साइड के ऊपर देखता है तो वो सभी लोग वहीं पर खड़े होते हैं। वो उनसे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह मुंह बनाकर क्यों खड़े हो, सारे टाइम तुम क्या करते रहे हो? सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, सारी टाइम तो हम लोग यही देखते रहे हैं कि ये यहाँ पर बैठ कर कल्टीवेट कैसे कर सकता है, तुमने तो हम सभी को बहुत ज्यादा डरा दिया था जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर सारा टाइम तुम्हारा ध्यान रखते रहे और तुम ही देखते रहे। लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है प्लीज मुझे माफ करना है कि हम लोग याओ क्लैन में पहुंच आए हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग उतरने वाले हैं, तो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर याओ क्लैन के ग्रैंडपा से मिलते हैं। याओ क्लैन के पहुंचने से पहले वहाँ पर एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर याओ क्लैन के जो अंकल होते हैं, तब इनके अंकल
जाओ जैन अपने बेटे के साथ चलते हुए जा रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं। उनका बेटा उनको बताता है कि मैं उनके डॉक्टर से पूछ कर आया हूँ। उन्होंने बताया कि ग्रैंडफादर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी हालत खराब होती जा रही है और बहुत ही जल्दी। उनके मरने के बाद अगर यहाँ पर कोई पैट्रियार्च बन सकता है तो वो आप बनेंगे, सभी लोग आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो उसके फादर सोच रहे होते हैं उस लड़के लिंजुई से बचना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो मेरे प्लान को भी यहाँ पर फेल कर देगा, जैसे उसने जियांग क्लैन के साथ किया है। फादर अपने बेटे से कहते हैं तुम्हारी कजिन जिया बिंग यहाँ पर वापस आने वाली है, मैंने सुना है कि वो कॉल्ट्रॉन को लेकर वापस आ रही है, उससे तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस बंदे को उसने ढूंढा है उस मास्टर लिंजुई, उससे हमें काफी ज्यादा खतरा है। उसे हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो काफी ज्यादा अजीब है और उसकी टेक्निक्स भी काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन एक बार वो मेरे हत्थे चढ़ जाए उसके बाद देखना मैं उसे इतनी बुरी तरह से मौत दूंगा कि उसको दफन होने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। इस वक्त एक बंदा उनके पास आता है और उनसे कहता है कि पैट्रियार्च मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ, मैंने सुना है कि मिस जिया बिंग और उनके साथ उनके दोस्त वापस आ चुके हैं, वो सभी लोग यहाँ पर वापस आए, वो दरवाजे के ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। जिया जैन अपने बेटे से कहते हैं तो ये लोग तो यहाँ पर पहुंच गए, हमने इनका नाम लिया और ये लोग यहाँ पर टपक आए हैं। अच्छा ठीक है, अपने कुछ एक्सपर्ट्स को दरवाजे के ऊपर भेज दो ताकि उन्हें अंदर लाया जा सके, उनको मिलने के लिए यहाँ पर लाओ। फिर हम लोग खुद ही वहाँ पर चलते हैं। तो ये लोग खुद ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा लिंजुई और उसके साथ जिया बिंग खड़ी होती है, जबकि इस तरफ जिया कोंगशेंग और उसके साथ उसके जिया जैन फादर खड़े होते हैं। तो जिया कोंगशेंग कहता है लिंजुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे जाओ क्लैन में आने की, तुमने बाकी क्लैन में भी गए लेकिन हमारे क्लैन में तुम क्यों आए हो। लिंजुई से कहता है अगर तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर फाइट करके अपने स्कोर्स को सेटल कर ले, अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही गुस्सा है। तो जिया कोंगशेंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इसने जिन लोगों को मारा है मैं उन लोगों से फाइट करके जीत नहीं सकता था, तो फिर मैं इससे फाइट करके क्या जीतूंगा, तो मुझे इससे फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसकी कॉम्बैट पावर मुझसे ज्यादा है। तो जिया जैन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और चिल्लाकर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम हमारे क्लैन में घुस आए, तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी। वो अपने लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इनको बंदी बना लो। तो उनके लोग जल्दी से अपने अपने वेपन लेकर आगे बढ़ते हैं को पकड़ने के लिए। तो जैसे ही लोग आगे बढ़े होते हैं उसी वक्त एल्डर ल्यू कहते हैं हमें बस ऑर्डर चाहिए, देखना हम लोग इनका क्या करते हैं, जरा देखो तो सही ये हमारे साथ करने क्या वाले हैं। हम लोग स्वर्ड क्लैन के एल्डर्स हैं और जो स्वर्ड क्लैन के एल्डर्स को बंदी बनाना चाहते हैं। लगता है कि इन लोगों को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं है कि स्वर्ड क्लैन के लोग इनके पास आए हैं और उनको मेहमानों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो मैंगशुई अपने पास से टोकन निकालते हैं, उन सभी लोगों से कहती है क्या तुम लोग अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, हमारे पास स्वर्ड क्लैन के टोकन है, हम लोग स्वर्ड क्लैन के एल्डर्स हैं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे इस जाओ क्लैन को विजिट करने के लिए आए हैं, तो अपने स्वर्ड मास्टर के ऑर्डर से यहाँ पर आए हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर ठीक है हमें पकड़ कर दिखाओ। तो वो सभी लोग आके हंसना शुरू कर देते हैं, स्पेशली कोंगशेंग। वो कहता है तुम यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रहे हो, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम लोग बाहर वाले लोग हो और तुम लोग यहाँ पर स्वर्ड क्लैन के एल्डर्स कैसे हो सकते हो। मैंगशुई के पास जो टोकन होता है वो अपने टोकन को उसकी तरफ फेंकती है और कहती है जरा खुद ही इस टोकन को चेक कर लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो कोंगशेंग जैसे इस टोकन अपने हाथ में पकड़ता है तो उसी वक्त उसके अंदर से उसे काफी एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है ये तो ग्रैंडफादर की एनर्जी है, यानी कि स्वर्ड क्लैन के ग्रैंडफादर की। मैंगशुई से कहती है कि अब तुम्हें पता चला इस टोकन के अंदर स्वर्ड मास्टर का स्वर्ड हो रहा है, तुम अब भी कहोगे ये टोकन एक फेक है, उन्होंने ये टोकन हमें खुद दिया और साथ ही जो यूनिफॉर्म भी खुद ही दिए हैं, हम लोग स्वर्ड क्लैन के एल्डर्स बन चुके हैं, तुम में से कोई और इसको चेक करना चाहेगा। तो जिया जैन उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम लोग स्वर्ड क्लैन से यहाँ पर हमारे मेडिसिन क्लैन को विजिट करने के लिए आए हो। फिर उन्हें जहाँ पर उनकी बात मानना पड़ती है। वो कहता है मुझे ये बताओ कि तुम लोग स्वर्ड क्लैन से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। एल्डर ल्यू से कहते हैं हमारे ग्रैंड मास्टर ने हमें कहा था कि हम जिया बिंग को सेफली मेडिसिन क्लैन में वापस छोड़कर जाएं, इसी वजह से हम लोग जाओ क्लैन में उसे स्कोर करने के लिए आए हैं। जिया बिंग अपने पास से सेक्रेट और कॉल्ट्रॉन निकालती है और कहती है अंकल पैट्रियार्च मैं यहाँ पर इस कॉल्ट्रॉन को वापस करने के लिए आई हूँ ताकि इस कॉल्ट्रॉन के साथ पिल बनाकर मेरे ग्रैंडफादर को ठीक किया जा सके। सभी लोगों के सामने जब वो कॉल्ट्रॉन को निकालती है तो उसके अंकल को अब यहाँ पर इस कॉल्ट्रॉन को यूज करते हुए पिल बनाना पड़ेगी। वो उसे कहती है जिया बिंग ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सेक्रेट हार्ट कॉल्ट्रॉन को वापस ले आई हो, ठीक है अब जल्दी से इसे मेरे हवाले करो। साथ ही जिया जैन सोच रहा होता है इसने इतनी आसानी के साथ ये कॉल्ट्रॉन मुझे वापस कैसे कर दिया, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई इनकी चाल जरूर हो सकती है, मुझे संभल कर रहना होगा। वो कहते हैं लेकिन फिलहाल के लिए जरूरी ये है कि मुझे यहाँ पर सेक्रेट हार्ट पिल बनानी होगी, चलो फिलहाल सेक्रेट हार्ट पिल बनाते हैं। तो कॉल्ट्रॉन उसके पास से लेने के बाद अपने बेटे से कहते हैं कोंगशेंग मैं चाहता हूँ कि जाओ जाकर सभी लोगों को बुला लो, उन सभी से कहो कि सभी से सभी जड़ी बूटियां ले आओ जिन जड़ी बूटियों को यूज करते हुए हम सेक्रेट हार्ट पिल बनाने वाले हैं। और इन सारी मेडिसिन के अंदर उन्हें एक सन बीस्ट का हार्ट ब्लड भी चाहिए होता है। उनका बेटा कहता है ठीक है मास्टर मैं सब कुछ ले आता हूँ। तो उसके बाद वहाँ पर वो 7 एल्डर्स को बुलाते हैं और सेंटर में खुद खड़े हो जाते हैं और कॉल्ट्रॉन हवा में उड़ रहा होता है। वो सभी लोग अपनी फायर के साथ सभी मटेरियल्स को उसके अंदर डाल देते हैं और उस सन बीस्ट के हार्ट ब्लड को भी उसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो उसके साथ पिल बना सके। सभी लोग यहाँ पर उन सारी पावर्स को कंबाइन करने के बाद पिल बनाने वाले हैं। और लिंजुई जिया बिंग से कहता है क्या तुम्हारी बस हो गई, क्या तुम यहीं पर बस करने वाली हो, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो जिया बिंग उसे कहती है मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रैंडपा को ठीक देखना है, अगर मेरे ग्रैंडपा ठीक हो जाते हैं तो मुझे और क्या चाहिए, चाहे यहाँ पर इस कॉल्ट्रॉन को कोई भी क्यों ना रखे। लिंजुई से कहता है बस यहाँ पर इंतजार करो, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, तुम्हारे ग्रैंडफादर इतनी आसानी के साथ ठीक नहीं होने वाले। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि कॉल्ट्रॉन के अंदर से एक पिल निकलती है। जिया जैन अपने हाथ के ऊपर उस पिल को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तो सभी लोग रेडी हो जाओ, वक्त आ चुका है अपने पैट्रियार्च को ये पिल देने का, मैंने सेक्रेट हार्ट पिल बना लिया। तो वो सेक्रेट हार्ट पिल बनाने के बाद अपने ग्रैंडपा को जाकर वो दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि ग्रैंडपा उठकर खड़े हो जाते हैं, लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं। ग्रैंडपा उन सभी लोगों के सामने आ जाते हैं। जिया जैन उन लोगों से कहते हैं तो तुम्हारे इस नए पैट्रियार्च ने ग्रैंडपा यानी कि पुराने
अपने पैट्रियार्च को बिल्कुल ठीक कर दिया है। यहाँ पर सेक्रेट हार्ट पिल को बनाकर तुम्हारे पैट्रियार्च को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो सबसे पहले जिया बिंग आगे बढ़ती है और ग्रैंडपा से कहती है आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, क्या आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ग्रैंडपा से कहते हैं लड़की लगता है कि तुमने वजन कम किया है, तुम तो काफी ज्यादा हल्की हो गई हो। अब यहाँ पर जिया जैन अपनी मक्कारी को यूज करते हैं। जिया जैन कहते हैं फादर आपने जिया बिंग को एक मिशन दिया था, आपने जिया बिंग और कोंगशेंग से कहा था कि वो दोनों ही इस कंपटीशन में जाकर हिस्सा ले और सेक्रेट हार्ट कॉल्ट्रॉन को लेकर आए। अब बिंग तो अपने मिशन में फेल रही है, वो यहाँ पर इस कॉल्ट्रॉन को नहीं ला पाई। लेकिन आपको उसे ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बेवकूफ है और छोटी है, बिल्कुल भी समझ नहीं है उसने यहाँ पर जो भी गलतियाँ की हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसको हैवी पनिशमेंट ना दें। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं जिया बिंग तुम्हारे अंकल ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा क्या ये वाकई में सच है। जिया बिंग जैसी वहाँ पर ग्रैंडफादर को सारी बात बताने लगती है उसी वक्त हमारा लिंजुई बीच में बोलता है और ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडपा मुझे ये बताएं क्या वाकई में ठीक है। मुझे तो लगता है कि आपकी बीमारी अभी बिल्कुल वैसी की वैसी और बहुत ही जल्दी आप मरने वाले हैं। ये बात सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, स्पेशली ग्रैंडपा। वो कहते हैं ये कौन बंदा है और ये यहाँ पर किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है। या जैन कहते हैं फादर यही वो बंदा है जिसका नाम लिंजुई है और इसी बंदे को जिया बिंग हायर करके ले आई थी। जिया बिंग इसके साथ मिली हुई है, दोनों ने मिलकर सेक्रेट हार्ट कॉल्ट्रॉन को हमसे छीनने की कोशिश की थी ताकि आपके लिए पिल ना बनाई जा सके। इसके साथ जो 3 लोग हैं ये तीनों लोग ये भी इसके साथी हैं, लिंजुई के साथी हैं। ये कुछ ही दिन पहले हमारे सौदर्न राम में आए हैं लेकिन अब ये अपने आप को कह रहे हैं कि ये लोग स्वर्ग क्लैन के मेंबर्स हैं। पास स्वर्ग क्लैन के टोकन्स और साथ में उनके पास बैजेस भी हैं। मुझे तो लगता है कि इन लोगों का जियान क्लैन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और ये सभी लोग नकली एल्डर्स बनकर यहाँ पर चले आए हैं। ग्रैंडपा कहते हैं क्या ये बात वाकई में सच है, क्या तुम लोग फेक एल्डर्स हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है अगर मैं कहूँ कि ये बात वाकई में सच है तो फिर तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, तो चलो फिर जल्दी आओ और मेरा उखाड़ कर दिखाओ। उसे ये वाली बात करता है। जिया बिंग चिल्लाकर कहती है ऐसा मत करो, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, ग्रैंडपा ठीक हो चुके हैं। तो ग्रैंडपा यहाँ पर ठीक होने के बाद बड़े एक्शन के साथ हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर पैट्रियार्च के सामने बकवास करने की, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जिया जैसी अपनी छड़ी को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लिंजुई से कहता है क्या वाकई में तुम ऐसा कर पाओगे। वो उसके करीब पहुंच जाए, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वहीं पर हमारे लिंजुई के सामने गिर जाते हैं, जबकि हमारा लिंजुई अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। ग्रैंडपा फिर से उठते हैं और अपने बेटे से कहते हैं तुमने जो मुझे जो सेक्रेट हार्ट पिल दी थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसने काम नहीं किया। उसने काम क्यों नहीं किया है, तुमने उसमें क्या मिलाया था, क्या तुमने यहाँ पर मेरे साथ धोखा किया है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। सुनने के बाद तो जिया जैन भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब मैं यहाँ पर क्या जवाब दूं। लिंजुई ने बीच में टोकते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर इसमें जो हार्ट ब्लड यूज किया था उस रेड सन बीस्ट का हार्ट ब्लड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे ये बताओ कि वो रेड सन बीस्ट का ब्लड तुम कहाँ से लेकर आए थे। एंड फादर भी उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं चलो जल्दी से सवाल का जवाब दो, तुम उस हार्ट ब्लड को कहाँ से लेकर आए थे। के सामने झुक जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ करना, ये मैं नैनगोंग क्लैन से लेकर आया था, नैनगोंग क्लैन के नैनगोंग जैन ने मुझे वो हार्ट ब्लड दिया था। ग्रैंडपा इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं बेवकूफ बच्चे, तुम्हें पता नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है, तुमने नैनगोंग क्लैन के लोगों से हार्ट ब्लड ले लिया, तुम्हें पता भी है वो कितना ज्यादा स्पेशल है और तुमने उनके साथ सौदा किया, तो मुझे मारना चाहेंगे। यमिंग भागती हुई ग्रैंडपा के पास आती है और कहती है ग्रैंडपा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए हार्ट ब्लड ढूंढ कर लाऊंगी ताकि मैं आपको ठीक कर सकूं, मैं आपको जल्दी से ठीक कर दूंगी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं अब तुम उसे हार्ट ब्लड को कहाँ से ढूंढ कर लाओगी, हार्ट ब्लड को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और स्पेशली इस रेड सन बीस्ट का। ऊपर से मेरे पास टाइम भी नहीं बचा, मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे होंगे, 3 घंटे के बाद मैं मर जाऊंगा। इसके साथ ही ग्रैंडपा वहाँ पर अनाउंस करते हैं और कहते हैं जिया बिंग का दिल बहुत ज्यादा साफ है और ये बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम सभी लोग जिया बिंग को पैट्रियार्च बनने के बाद इसका साथ दो। वो हमारे लिंजुई से भी कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर यही करना। वो सातु के सातु एल्डर्स के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं ठीक है पैट्रियार्च के मरने के बाद जिया बिंग ही नई पैट्रियार्च बनेगी। इस बात से जिया जैन बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बुढ़े आदमी तुम मरने के बाद इस लड़की को पैट्रियार्च नहीं बना सकते। ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद से कहते हैं गद्दार बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर फिर से बीच में बात करने की। लिंजुई लोगों से कहता है 7 एल्डर्स मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास कुछ जड़ी बूटियां बची हैं या नहीं, जड़ी बूटियों के साथ तुमने सेक्रेट हार्ट पिल को बनाया था, क्या तुम्हारे पास वो मौजूद है। एल्डर से कहता है हमारे पास जड़ी बूटियां हैं लेकिन हम लोग सेक्रेट हार्ट पिल तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास रेड सन बीस्ट का हार्ट ब्लड ना हो, जब तक हमारे पास वो हार्ट ब्लड नहीं होगा हम लोग पिल नहीं बना पाएंगे। तो हमारा लिंजुई अपने पास से अपने हार्ट ब्लड को निकालता है और उनसे कहता है तो उस रेड सन बीस्ट के हार्ट ब्लड को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर फायर एट्रीब्यूट होता है, इससे हम लोग पिल बनाते हैं। तो मेरे पास भी इस तरह का ब्लड है, ये हार्ट ब्लड मेरा हार्ट ब्लड है जिसके अंदर फायर एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ पर इसके एक ड्रॉप को यूज करूँ तो पता नहीं ये काफी रहेगा या नहीं, लेकिन मैं इसके साथ ट्राई करना चाहता हूँ। साथ ही हमारा लिंजुई यहाँ पर हमें इस हार्ट ब्लड के बारे में बताता है। मास्टर सुमिरन ने उसे अपना हार्ट ब्लड दिया था। लिंजुई कहता है मैंने इसको कितने गुना ज्यादा कंसंट्रेट करने के बाद इसके अंदर पानी मिलावट करने के बाद यहाँ पर इस एक ड्रॉप को निकाला है, लेकिन फिर भी ये उस रेड सन बीस्ट के हार्ट ब्लड से बहुत ज्यादा प्योर है। सभी एल्डर्स काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में हार्ट ब्लड है, हम लोग इस हार्ट ब्लड को यूज करते हुए उस पिल को दोबारा से बना सकते हैं। इसका मतलब हम हार्ट ब्लड से यूज करके सेक्रेट हार्ट पिल को बनाकर अपने ग्रैंडपा को ठीक कर सकते हैं। लिंजुई उन लोगों से कहता है तुम्हें पिल को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इससे पहले कि तुम उस पिल को बना लो तुम्हारा जो पैट्रियार्च मर चुका होगा, इसलिए मुझे वो कॉल्ट्रॉन दो और सारी जड़ी बूटियां दो, मैं यहाँ पर इस पिल को तुम्हारे लिए बनाता हूँ। तो ये दो मेरे पास हार्ट ब्लड है और मैं यहाँ पर पिल को जल्दी बना सकता हूँ, तुम सभी लोग पिल को बनाने में
देर कर दो, कितनी देर में पैट्रियार्च मर जाएंगे। लिंजुई उस हॉट ब्लड और सारी की सारी पिल्स को स्क्वाड्रॉन के अंदर मिक्स करना स्टार्ट करता है और साथ ही अपने पास से अपनी वायलेंट फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है। पैट्रियार्च भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसके पास तो पर्पल फ्लेम्स हैं। तो मतलब यह कि इस लड़के लिंजुई की जो एल्केमी लेवल है ये बहुत ज्यादा हाई है, हमारे लेवल से ज्यादा हाई। हालांकि हम लोग मेडिसिन क्लैन के एल्डर्स हैं। 1 घंटे के बाद हमारा लिंजुई इस पिल को कंप्लीट कर लेता है। हमारा लिंजुई कहता है चीफ जिया ये ले, मैंने आपके लिए पिल कंप्लीट कर लिया है। तो चीफ जिया जब उस पिल को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं ये तो एक कलरलेस और साथ में एक ऑर्डरलेस पिल है, यानी कि इसके अंदर से कोई भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा। एक बहुत ही प्योर पिल है। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी मेडिसिनल हर्ब्स इसके अंदर है और सारे का सारा इफेक्ट भी इसके अंदर है। मैंने आज तक इस तरह का कोई भी एक्सपर्ट नहीं देखा जो कि इतनी जल्दी से इतनी पावरफुल पिल को बना सके। तुमने वाकई में बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। तो वो उस पिल को खा जाते हैं। उस पिल को खाने के बाद वो हमारे लिंजुई से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुमने यहाँ पर इस पिल को बनाकर मेरी जान बचा ली। लिंजुई उसे कहता है पैट्रियार्च जिया आपको यहाँ पर इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस यहाँ पर आपकी मदद की है, जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया। पिल को खाने के बाद जब ग्रैंडपा ठीक हो जाती है तो वो जल्दी से अपने बेटे जिया जैन की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं क्या अब भी तुम यहाँ पर इस बात को मानने से इनकार करोगे कि तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। जिया जैन बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब यहाँ पर उनके साथ कुत्ते वाली बुरी होने वाली है। ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हैं और उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं उसके पास मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, अपने बेटे को अपने साथ लो और ही वाली प्रिजन के अंदर चले जाओ और हमेशा वहीं पर रहना, कभी वहाँ से बाहर मत आना। तुम उनके एल्डर्स आगे बढ़ते हैं और उन दोनों को बाप बेटा को पकड़ लेते हैं और उनको पकड़कर जेल में ले जाते हैं। उसको वहाँ पर कैद करवाने के बाद ग्रैंडफादर अपने दूसरे बेटे से कहते हैं जो कि जिया बिंग के फादर हैं, वो उसे कहते हैं तुम्हारी बेटी के साथ हमेशा से गलत होता आ रहा है, लेकिन तुम जहाँ पर चुपचाप बैठे रहे, तुम जहाँ पर अपने भाई के नीचे लगे रहे और अपने भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की, जबकि तुम्हें अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था। मेरी बेटी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है जबकि उसका बेटा इतना ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं था। ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अकेले में बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए। तो वो उसे कहते हैं ठीक है फादर, मैं इस बारे में बहुत ही ज्यादा गौर करूंगा और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। उसके वहाँ से चले जाने के बाद ग्रैंडफादर माँ लिंजुई से कहते हैं लिटिल ब्रदर लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरी जान बचा ली, इस वक्त मेरी जान का कर्ज तुम्हारे ऊपर है। इसके साथ ही ग्रैंडपा से कहते हैं अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसके बदले में हमसे क्या चाहिए, हमारा याओ क्लैन इसके बदले में तुम्हारी क्या खिदमत करे। तुम्हारा लिंजुई से कहता है आपने तो वाकई में यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे पूछ लिया, तो फिर ठीक है मुझे भी यहाँ पर आपसे पूछना पड़ेगा। लिंजुई से कहता है मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली कहता हूँ कि मुझे तुमसे इसके बदले में क्या चाहिए। अगर 8 क्लैंस आपस में फाइट करते हैं, अगर ये सारे की सारी सौदर्न नाम के 8 बड़े क्लैंस आपस में फाइट करना शुरू करते हैं और यहाँ पर डिसाइड करना हो कि हमें कौन सी साइड को चूज करना है, मैं चाहता हूँ कि तुम 10,000 बुद्धा एम्परर की साइड के ऊपर हो, तुम्हें वहाँ पर उनका साथ देना होगा, उनकी तरफ से फाइट करना और साथ ही मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प भी करूंगा तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, ताकि तुम्हारे लोगों की मौत ना हो। ग्रैंडपा से कहते हैं तो मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ अगर कभी यहाँ पर फाइट होती है और हमें हमारे क्लैन को चूज करना पड़ता है तो हम लोग बुद्धा एम्परर को चूज करेंगे, हर तरह से हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। ग्रैंडपा से कहते हैं जबकि यहाँ पर सारी बातें खत्म हो चुकी हैं तो क्यों ना तुम यहाँ पर थोड़े दिन रुको, हमारे साथ रुको, हमारे साथ रहो, मुझे तुमसे और ज्यादा बहुत सारी बातें करनी है, मुझे तुमसे मेडिसिन के बारे में बात करनी है क्योंकि तुम एक मेडिसिन के एक्सपर्ट हो, क्या तुम्हें मेडिसिन के बारे में बता सकते हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है, हमारा लिंजुई से कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं आपके साथ रुक नहीं सकता क्योंकि इस वक्त मुझे वाइन गार्डिस के साथ जाकर बात करनी है। वाइन गार्डिस ने मुझसे मिलने के लिए मीटिंग का टाइम दिया था, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ और मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मुझसे बात की। तो वो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा लिंजुई वहाँ से सीधा वापस आता है विंड क्लैन में, मून एंड विंड क्लैन में वापस आता है तो चारों गार्ड्स बाहर खड़ी होती है और उसे कहती है मिस्टर लिन आपको बहुत बहुत वेलकम। लिंजुई कहता है मुझे ये बताओ कि बेलार्ड कहाँ पर है, यानी वाइन गार्डिस कहाँ पर है। तो वो उसे कहती है हमारी सिस्टर अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही है इसलिए अंदर चले जाओ। तुम्हारा लिंजुई दरवाजा खोल कर अंदर जाता है, वाइन गार्डिस सामने लेटी होती है। वो उसे कहती है आज मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि पूरे के पूरे 8 ट्राइब्स हैं, यानी यहाँ पर 8 क्लैंस हैं, उन बड़े 8 क्लैंस में तुम्हारे जैसा कोई भी मर्द नहीं होगा, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हो। वो लिंजुई के ऊपर अपने चार्म्स का असर डालना चाहती है, इसी वजह से उसे कह रही होती है कि तुम वाकई में एक बहुत ही कमाल के मर्द हो। साथ ही वो बॉटल के ऊपर हाथ डालते हुए उसे कहती है मिस्टर लिन क्या आप मेरे साथ बैठकर पीना नहीं चाहेंगे, प्लीज यहाँ पर आए मेरे साथ पिए। तो लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये वाला सीन मुझे 10,000 साल पहले का सीन लगता है क्योंकि तब भी यहाँ पर मैं इसके साथ ही था, बेलार्ड के साथ था, अभी मैंने इसके साथ वही सब कुछ किया था जो अभी मैं फिलहाल इसके साथ नहीं कर सकता। लिंजुई उसे कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट बिजनेस की बात करनी चाहिए और साथ ही उसके हाथ से वो बॉटल भी ले लेता है। तो वो उसे कहती है मैंने तुमसे वादा किया था काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें 33 ह्यूमंस का एग्जाम दूंगी, तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। लिंजुई से कहता है हमारा वो वाला वादा तो वहीं पर है, तुम्हें 33 ह्यूमंस तो मुझे देना पड़ेगी, मुझे अब एक और चीज भी चाहिए। तुमने यहाँ पर ट्रेलर तो देख लिया है क्योंकि अभी पिक्चर तो बाकी है। तो वो उसे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़े हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तुम्हें मुझसे और कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारा लिंजुई अपने पास से चारों सेक्टर स्वर्ड्स को एक्टिवेट करता है और उसके सामने चारों सेक्टर स्वर्ड्स होती हैं। ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुमने ये सब कुछ कैसे कर दिया, तुम उनके चारों सेक्टर स्वर्ड्स को यहाँ पर कैसे ले आए। साथ ही वो सोच रही होती है चारों की चारों सेक्टर स्वर्ड्स को उनके पास से ले लिया जियान क्लैन के पास, हमारे पास एक थी और हम एक को भी संभाल नहीं पा रहे थे, जब ये 4 कैसे संभाल पाएगा। अगर मैं यहाँ पर इससे फाइट में करती हूँ तो मैं भी इससे फाइट में जीत नहीं पाऊंगी, ये लड़का वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है। हमारा लिंजुई से कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें धमका नहीं रहा, मैं तुम्हें ये नहीं दिखा रहा कि मैं कितना पावरफुल हूँ और तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। मैं तो बस तुमसे ये चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी ये चारों गॉडेसेस चाहिए, मैं तुम्हारी चारों गॉडेसेस को उधार
लेना चाहता हूँ। तो वाइन गार्डियन उसे कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम बहुत ही ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हासिल करने के लिए जाने वाले हो? लिंजी उसे कहता है, तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, अब तुम्हारे अलावा मैं और क्या चीज हासिल करूंगा? वो उसे कहती है, तुम तो मुझे सिर्फ 2 ही बार मिले हो और तुम यहाँ पर इतनी आसानी से ये बात कैसे कह सकते हो कि मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ? लिंजी आगे बढ़ता जाकर उसके कान में कहता है, तुम्हें इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जबकि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि आज से पहले तुम कभी भी किसी मर्द के साथ नहीं सोई हो। तुम मेरे सामने यहाँ पर ये नाटक कर रही हो कि तुम्हें इन सारी बातों के बारे में अच्छी तरह से पता है। ये बात सुनते ही बेलार्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही शर्मा भी रही होती है क्योंकि वो शर्मिंदा हो जाती है। लिंजी कहता है, जबकि बहुत ही जल्दी सादरों में एक बहुत बड़ी वार होने वाली है, तो 8 क्लैंस में से 4 क्लैंस ने किंग का साथ देने को चूज किया है, जबकि बाकी के 4 क्लैंस को मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है, वो लोग हमारा साथ देंगे। वाइन गार्डियन उसकी बात सुनने के बाद कहती है, तुमने जिन 4 क्लैंस को इकट्ठा किया है, क्या तुम उन 4 क्लैंस की अलायंस के लीडर बनना चाहते हो? लिंजी से कहता, अब इसमें गलत क्या है? उन 4 क्लैंस को वैसे भी तो मैं ही इकट्ठा करने वाला हूँ। इस वक्त मेडिसन क्लैन और जियान क्लैन वो दोनों के दोनों मेरे कंट्रोल में, मैं उनसे जो भी कहूंगा वो मेरी बात मानेंगे। यही बात यहाँ पर तुम्हारे क्लैन की, तो तुम्हारा क्लैन भी इस वक्त मेरे कंट्रोल में है, तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं भी तो मैं बहुत ही जल्दी इसको अपने कंट्रोल में कर लूंगा। तो बेलार्ड और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। वाइन गार्डियन लिंजी से कहती है, जिस वार के बारे में तुम बता रहे हो कि बहुत ही जल्दी डीमन किंग अपनी डार्कनेस के साथ यहाँ पर आने वाला है, मुझे ये बताओ कि ये डार्कनेस कब इरप्ट होने वाली है? तो कहता है, किसी वक्त भी हो सकती है, मुझे कंफर्म नहीं है। अपने पास एक बॉक्स निकालती है और उसे कहती है, तो हमारी डील के मुताबिक मेरे पास एक बहुत ही प्योर एस ड्रंकनेस वाइन का एक पॉट है, ये तुम्हारे लिए है। रही बात तुम्हारी यहाँ पर दूसरी बात की, जो तुमने कहा कि तुम्हें 4 गॉडेसेस अपने साथ चाहिए, तुम उनको थोड़ी देर के लिए लेकर जाना चाहते हो, तो मुझे उनसे बात करना होगी, मुझे उनसे पहले पूछना पड़ेगा। अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं। लिंजी उसके पास उस बॉक्स को ले लेता और कहता, तो फिर जल्दी करो, अपनी सिस्टर से पूछो वो क्या करना चाहती हैं। इसी वक्त एक लड़की अंदर आती है और आकर उन्हें बताती है कि बुद्धास टेम्पल से हमारे पास एक इन्विटेशन आया, उस इन्विटेशन के मुताबिक हमें वहाँ पर बुलाया गया है, क्लैन से कुछ लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ हादसा हुआ है। तो वो लड़की उनको बताती है कि वहाँ पर क्या हादसा हुआ है। वो कहती है, वहाँ पर एक मंकी कहीं से अपीयर हुआ है, उसके पास एक गोल्डन रॉड है, उसके साथ एक बड़ा सा डंडा है, उस डंडे के साथ वहाँ पर अपीयर हुआ है टेम्पल के अंदर, बुद्धा के टेम्पल के अंदर। उसने वहाँ पर तबाही मचा रखी है। तो टेम्पल में वहाँ पर जितने भी सांसरी हैं वो सभी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पा रहे। सभी को उसने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारी मौतें भी हो गई हैं, पर बहुत सारे लोग जख्मी हैं। वजह से इंपीरियल बीस्ट क्लैन, साउदर्न बटालियन क्लैन और उसके साथ साथ साउदर्न बारबेरियन क्लैन और साथ में हमारे विंड एंड मून क्लैन के लोगों को वहाँ पर समन किया गया है, ताकि हम लोग बुद्धा हाल में जाकर उस मंकी को पकड़ सकें। गार्डियन से कहती है, हमें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, उनके समन को रिजेक्ट कर दो। जबकि हमारा लिंजी से कहता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे वहाँ पर जाना है। मैं लिंजी तुम्हारे विंड एंड मून क्लैन की तरफ से 4 गार्ड्स को अपने साथ लेकर वहाँ पर जा सकता हूँ। तो वैसे भी तो वहाँ पर हमें समन किया गया है, तो मैं वहाँ पर जाना चाहूंगा। अगर हो सके तो मैं तुम्हारे लिए उस मंकी को पकड़ कर ले आऊंगा। वो उसे कहती है, क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? लिंजी से कहता है, मैं वहाँ पर जाकर ट्राई करना चाहता हूँ, शायद मैं उस मंकी को पकड़ लूँ। वाइन गार्डियन से कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अपनी 4 सिस्टर से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ बुद्धा टेम्पल तक जाए, जहाँ पर जाकर तुम लोगों को उस मंकी को पकड़ना होगा। सभी बाकी के तीनों क्लैंस के लोग तो वहाँ पर आने वाले हैं। मैं लिंजी से कहता है, चलो फिर ठीक है, तुम्हारी वो 4 गॉडेसेस मेरे साथ जाएंगी, जबकि बाकी मेरे तीनों एल्डर्स तुम्हारे साथ यहाँ पर विंड एंड मून क्लैन में रहने वाले हैं। वो उसे कहती है, ठीक है। लिंजी से कहता है, उम्मीद करता हूँ कि काम खत्म होने के बाद मुझे 33 हीमंस मिल जाएगी। वाइन गार्डियन से कहती है, तुम तो कुछ ज्यादा ही लालची हो, अपने काम को बिल्कुल भी नहीं बोलते। करती हूँ कि मैंने यहाँ पर अच्छा फैसला किया है तुम्हें यहाँ पर हायर करके कि तुमसे सौदा कर। नेक्स्ट सीन में शिव का दिखाया जाता है। लिंजी शिव के ऊपर बैठा होता है और तो ये 4 गार्ड्स उसके आसपास होती है। वो 4 गार्ड्स उसे कुछ खिला रही होती है या फिर उसकी सेवा कर रही होती है। ऐसे कहती है, तुम ये बताओ कि हम 4 सिस्टर्स में से कौन सी सिस्टर तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है और किससे तुम शादी करना चाहोगे? हमारा लिंजी उन लड़कियों से कहता है, तुम 4 और मैं यहाँ पर अकेला हूँ। इस बात से मैं काफी ज्यादा शर्मा रहा हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं किसे पसंद करता हूँ। गार्डियन से कहती है, तुम शर्माती हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी एंगल से लगता तो नहीं है कि तुम शर्मा सकते हो। लिंजी कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला। उनके सामने बुक गार्डियन होती है जो कि उसके लिए कुछ फल लेकर आ रही होती है। हमारा लिंजी कहता है, तो ये तुम्हारी बुक गार्डियन, इसके पास इसने अपनी पीठ के ऊपर एक स्पेशल डिजाइन बनाया हुआ है, एक फॉर्मेशन है, लेकिन उसने वो गलत बनाया हुआ है। मैं उसको रीड्रॉ कर सकता हूँ, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ अगर वो चाहे तो। बुक गार्डियन उसकी बात सुनने के बाद कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तुमने ये सब कुछ कैसे देख लिया, क्योंकि वो तो मेरी पीठ के ऊपर है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है कि वो गलत बना है? लिंजी उसे यहाँ पर बताता है कि जब तुमने अपनी बॉडी के ऊपर उस रे फॉर्मेशन को बनाया था तो उसके 10th पॉइंट के ऊपर तुमने उसको गलत कर दिया था। तुम उसको बना रही थी, क्या तुम्हें वहाँ पर पेन महसूस हुआ था? तो वो उसे बताती है, हाँ मुझे वहाँ पर पेन महसूस हुआ था। लिंजी को बताती है कि मैंने इस रे फॉर्मेशन को 3 साल पहले अपनी बॉडी के ऊपर बनाया था, लेकिन आज तक मैं इसको बिल्कुल भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, पता नहीं ऐसा क्यों। मुझे भी लगा था कि ये रे फॉर्मेशन ठीक से नहीं बनी। कि बाकी की सिस्टर्स उसे कहती है, तुमने हमें पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रही और तुम्हारे बॉडी के ऊपर जो रे फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं बनी, तुम कितनी देर तक हमसे ये बात छुपाना चाहती थी? वो गार्डियन उनसे कहती है, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान थी कि मेरी सिस्टर्स इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। हाँ, लिंजी से कहता है, अगर तुम मेरे पर भरोसा है तो तुम्हें मेरे साथ कैबिन में आना पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ कैबिन में आती हो तो वहाँ पर जाने के बाद मैं तुम्हारे इस रे फॉर्मेशन को ठीक कर सकता हूँ, जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 60 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लिंजी
लिंजुई इस टेंपल में जाने के बाद क्या उस बंदर को पकड़ पाएगा या नहीं, क्योंकि वो बंदर तो है ही माया लिंजुई का ही। तो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और हाँ, अगर ऐसी मजीद वीडियोस देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।